हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। सो अब हम रिज्यूम करने वाले हैं हमारी 6th क्लास की एनसीईआरटी को। फर्स्ट 2 चैप्टर्स मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं। अभी हम 3rd चैप्टर के ऊपर डिस्कस करेंगे, व्हाट इज गवर्नमेंट। और हम ट्राई करेंगे कि बहुत ही डिटेल से आपको सारे जो की पॉइंट्स हैं, मेजर मेजर की पॉइंट्स है, वो मैं आपको यहाँ से क्लियर करा दूं। तो आगे बढ़ने से पहले जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, अगर आप मेरे बारे में नहीं जानते तो मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम ललित यादव है और मैंने डबल एमए किया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल साइंस से, दोनों से जेआरएफ हूँ। बीएड किया है, सीटेट क्वालिफाइड है। एमफिल किया है, गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ एमफिल में और एमए दोनों में, यानी अपनी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पोजीशन पर रहा हूँ। पीएचडी अभी ऑलमोस्ट डन होने वाली है। और अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए कंप्लीट यूपीएससी के सिलेबस की या इस क्लास की, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सारी की सारी पीडीएफ फ्री में अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल का नाम है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला। अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला, इसको आप ज्वाइन कीजिए। सारी की सारी पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएंगी। टोटली पीडीएफ अवेलेबल है कंप्लीट, ठीक है। हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल तीनों मोड में आपको मिल जाएगी। बाकी मेरी टीम से भी आप बात कर पाएंगे, मुझसे भी पर्सनली अगर जुड़ना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, यहाँ से आप जुड़ जाएंगे पर्सनली। और अगर आप बहुत डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं, एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस बार बहुत अच्छे रिजल्ट अनअकैडमी से हुए, बहुत सारे टॉपर्स अनअकैडमी से निकले हैं। इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स, बेस्ट एजुकेटर्स, जिनमें से एक मैं भी हूं, हम सभी अनअकैडमी के पेड प्लेटफॉर्म पर एक साथ पढ़ाते हैं। तो आप जब भी कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको सभी टीचर्स की क्लासेस मिल जाएंगी, हिंदी में भी मिलेंगी, इंग्लिश में भी मिलेंगी, बाइलिंगुअल तीनों मोड में सभी टीचर्स अवेलेबल रहेंगे। तो जब भी कोर्स लेते हैं ना, तो इस तरीके का एक सेक्शन आपको ओपन होगा। अनअकैडमी का ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, उस ऐप के अंदर ये सेक्शन ओपन होगा। उसमें आप प्लस और आइकोनिक दो तरीके के कोर्स हैं। आइकोनिक में आपको मेंटर और आंसर राइटिंग की फैसिलिटी एक्स्ट्रा मिलती है, बाकी सारी चीजें सेम होती हैं, ठीक है। तो जब भी कोर्स ज्वाइन करें तो ये रेफरल कोड लगाना फीस में डिस्काउंट के लिए, LYLIVE, ठीक है। ये LY लाइव कोड अप्लाई करेंगे तो फीस में आपको जो भी उस टाइम डिस्काउंट चल रहा होगा वो डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। आमतौर पर अनअकैडमी पर टाइम टू टाइम नए नए डिस्काउंट आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो आपको सारे डिस्काउंट्स यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे अगर आप LY लाइव कोड अप्लाई करके सब्सक्रिप्शन लेते हैं। बहुत बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। ना केवल डिस्काउंट, मैं आपको पर्सनली भी गाइड करूंगा। मेरे सारे स्टूडेंट्स, उनको मैं 1-on-1 पर्सनली गाइड करता हूं। एग्जाम पास करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो पर्सनल गाइडेंस ही होती है, ठीक है। क्लासेस तो कोई भी करा देगा, लेकिन पर्सनली आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कब करना है, मोटिवेशन डाउन हो तो क्या करना है, उन सब चीजों में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। कोशिश करना कि 2 या 3 ईयर का ही कोर्स लें, वही बेनिफिशियल होता है। 1 ईयर वाला केवल रिवीजन के लिए है, 2 और 3 जो है वो बेसिक, जो बिल्कुल जीरो से पढ़ना चाहते हैं और एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो 2 और 3 ईयर का कोर्स ही बेस्ट रहता है। सेपरेटली ऑप्शनल भी ले सकते हैं LY लाइव कोड के साथ। हर वीक एक नया बैच स्टार्ट होता है, हर संडे अनअकैडमी का कॉम्बैट होता है, स्कॉलरशिप टेस्ट आप प्ले कर सकते हो, LY लाइव कोड वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं। नई टेस्ट सीरीज मेंस की अनअकैडमी ने लॉन्च की है, ये भी LY लाइव कोड से ज्वाइन कर सकते हैं। आइकोनिक के बेनिफिट्स मैंने आपको बता ही दिए थे। एक चीज में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, अगर आप मान लेते हैं कि वन टाइम पेमेंट नहीं कर सकते, ज्यादा फीस अगर आपको लगती है, तो मैं आपका सब्सक्रिप्शन जो है ना EMI में करवा सकता हूँ, मंथली बेसिस पर। और उसमें क्या होगा कि आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा। क्या होता है, एजुकेशन लोन अनअकैडमी प्रोवाइड करती है, तो मैं अपनी गारंटी पर आपको एजुकेशन लोन दिलवा दूंगा, चाहे आपके पास कुछ भी चीज ना हो। आपके पास बेसिक से 3 डॉक्यूमेंट होने चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट। बाकी गारंटी मैं दे दूंगा, अपनी गारंटी पर आपकी पूरी फीस मैं भरवा दूंगा, फिल करवा करके पूरी फीस सबमिट करवा करके आपका सब्सक्रिप्शन करवा दूंगा। आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद आपको वो पैसा, जो फीस सबमिट करवाई है हमने, वो आपको मंथली मंथली करके रिटर्न करना पड़ेगा, महीना महीना करके रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज और कोई भी पैसा नहीं लगता है। तो उसकी ज्यादा डिटेल चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला। अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला, फिर से बोलता हूं, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला। उसको ज्वाइन कीजिए। वहां पर मेरी टीम के नंबर, मेरी टीम की डिटेल आपको मिलेगी, उनसे डायरेक्ट बात कीजिए, वो आपको पूरी हेल्प करेंगे, ठीक है। और रेफरल कोड में ये लगेगा LY लाइव, ये ध्यान रखना। इसी कोड से ही मैं आपको पर्सनली गाइड कर पाऊंगा और आपकी गारंटी ले पाऊंगा। तो कोड याद रखिएगा, LY लाइव, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। सारी चीजें मैं आपका करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज गवर्नमेंट।
चैप्टर के नाम में ही सवाल है कि सरकार क्या है, व्हाट इज गवर्नमेंट। तो आगे बढ़ने से पहले हम एनसीईआरटी की बुक के अंदर एक पिक्चर दी गई है, उस पिक्चर को एक बार देखते हैं। उस पिक्चर में कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स वहां पर डाली है, एनसीईआरटी की है ये। अगर अनअकैडमी की टीम वाले देख रहे हो तो ये एनसीईआरटी की बुक की पिक्चर्स हैं, तो कॉपीराइटेड इमेजेस नहीं है, वो एनसीईआरटी वालों के लिए। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर पढ़िए। गवर्नमेंट सोट टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, यानी कि सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग की। अब यहां पर आपने एक वर्ड सुना गवर्नमेंट, ठीक है, एक बार मैं आपको समझाने से पहले एक बार बता देता हूं। दूसरा पढ़ा, डिटेल्ड प्लान टू टैकल फ्लड सून सेज गवर्नमेंट, यानी कि यहां पर भी आपको गवर्नमेंट मिला। गवर्नमेंट फिक्सेस प्राइसेस ऑफ ओनियन सेज नो शॉर्टेज इन मार्केट, यहां पर भी गवर्नमेंट मिला। सुप्रीम कोर्ट कैन हैव 5 मेजर जजेस, गवर्नमेंट इसमें भी देखने को मिला। गवर्नमेंट फॉर रिवैम्पिंग कोल एंड पावर सेक्टर, इसमें भी गवर्नमेंट मिला। ओवर 15,000 विलेजेस डिक्लेयर्ड स्कैरसिटी हिट बाय गवर्नमेंट, ये भी देखा। अब देखो, आपने ये 6 अलग अलग स्टेटमेंट्स देखी, हर स्टेटमेंट में किसी अलग अलग काम की बात की गई है, लेकिन हर काम में गवर्नमेंट आपको देखने को मिला। चाहे अगर कोई जो वर्कर्स हैं उनके राइट्स की डिमांड कर रहे हैं तो भी आप गवर्नमेंट से कर रहे हैं। अगर महंगाई हो गई, ठीक है, प्राइस बढ़ रहे हैं खाने पीने की चीजों का, जैसे इसमें सब ओनियन इसका दिया गया, तो उसके लिए भी आपने गवर्नमेंट का देखा कि गवर्नमेंट उनके जो प्राइस है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है कि भैया इतना कंट्रोल रहेगा, प्राइस इससे ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, अगर कहीं पर बाढ़ आ गई, कहीं पर डिजास्टर आ गया, तो डिजास्टर में भी हेल्प करने का काम भी गवर्नमेंट कर रही है। इवन सुप्रीम कोर्ट, उसके अंदर भी अगर जज जो है उनके नंबर, उनकी संख्या को अगर बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो उसमें भी गवर्नमेंट काम कर रही है। ठीक है, कहने का मतलब हमारे इंडिया के अंदर आप पैदा होने से लेकर के आपकी डेथ तक आप जितना भी काम देखते हो, उन हर काम में, हर प्रोसेस में आपको गवर्नमेंट का रोल देखने को मिलेगा। ये सारी की सारी चीजें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट के बिना नहीं होती, गवर्नमेंट कोई ना कोई रोल उसमें प्ले करता है। तो मुद्दा आ जाता है कि ये गवर्नमेंट आखिरकार है क्या, है ना? ये तो समझ लिया कि ये सारी चीजें गवर्नमेंट करती है, लेकिन ये सरकार है क्या? क्या ये सरकार राम गोपाल वर्मा वाली सरकार है? जो एक आपने मूवी देखी होगी अमिताभ बच्चन की, राम गोपाल वर्मा ने एक बनाई थी सरकार, तो इसका मतलब मत समझना कि वो वाली सरकार, है ना? सरकार का मतलब बेसिकली जो आपके लिए सारे डिसीजन लेती है, ठीक है? आपके लिए डिसीजन लेकर के पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करती है, ठीक है? आपके बेटरमेंट के लिए प्लान करती है। तो अब उसको हम एक-एक करके डिटेल में यहां से समझते हुए चलते हैं। देखिए यहां लिखा है, एवरी कंट्री नीड्स ए गवर्नमेंट टू टेक वेरियस डिसीजंस एंड वर्क, ठीक है? These decisions can be related to many topics, where to build roads and schools, ठीक, how to reduce the price of something or increase the supply of electricity, ठीक, when it becomes very expensive। तो ये केवल इंडिया के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश में एक सरकार की आवश्यकता पड़ती है, एक सरकार की जरूरत पड़ती है जो कि आपके लिए डिसीजन ले, क्योंकि सभी लोग मिलकर के तो डिसीजन नहीं ले सकते ना किसी चीज को। किसी भी चीज के लिए, जैसे इंडिया में अगर हम देखते हैं तो अभी पॉपुलेशन 130 सीआर प्लस है, ठीक है? 130 करोड़ जनसंख्या अगर है, अगर हम हर डिसीजन लोगों के ऊपर छोड़ दें, बोले कि भी आप सब लोग मिलकर के डिसीजन लीजिए, तो वो प्रॉपर तरीके से डिसीजन तो ले नहीं पाएंगे। एक ही डिसीजन में पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, कितने ईयर्स लग जाएंगे। तो इसके लिए क्या किया जाता है, एक गवर्नमेंट चुनी जाती है, कुछ लोगों का एक रिप्रेजेंटेशन जो है, कहते हैं ना, प्रतिनिधित्व, उनको चुना जाता है, और वो लोग फिर आपके बिहाफ पर डिसीजन लेते हैं, ठीक, ताकि काम आसानी से हो सके, जल्दी से हो सके। ठीक है, उनको ये अलग बात है कि हम सब लोग उसको, आप सब मिलकर के इलेक्ट करते हैं डेमोक्रेसी में, भारत जैसे देश में। ठीक, जैसे एक फैमिली है, एक परिवार है, मान लेते हैं बहुत बड़ा परिवार है, उसमें 4-5 बच्चे भी हैं, ठीक है? पापा मम्मी भी होंगे, आपके दादा दादी भी हो सकते हैं, आपके अंकल आंटी भी हो सकते हैं, आपके कजिन्स भी हो सकते हैं, ठीक है? आपकी बुआ भी हो सकती हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं।
अब ऐसे में सभी लोग तो मिलकर के हर किसी के बेटरमेंट के लिए डिसीजन नहीं ले सकते। तो वो देखना आप उसमें कि फैमिली में एक हेड होता है, एक अध्यक्ष होता है, जिसकी बात सब लोग सुनते हैं, जिसकी बात हर कोई मानता है। जैसे आपकी फैमिली में हो सकता है आपके फादर हों या मदर हों या आपके ग्रैंड पेरेंट्स हों, जिनकी डायरेक्शंस हर किसी को समझ में आती हों। तो वो पर्सन जो है उसको पता है कि आप सबके लिए कैसे काम करना है, क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आप फैमिली के लिए अच्छा नहीं है, फैमिली को किस तरीके से आगे लेकर के जाए, ठीक है? और वही सारे डिसीज़न लेते हैं मैक्सिमम कि भई आपको कौन से स्कूल में आपको एडमिशन करवाना है, ठीक है? आपको कौन से स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में आपको कोचिंग दिलवानी है, ठीक है? इनिशियली स्टार्टिंग लेवल पर आपके करियर के बारे में भी वही डिसीज़न लेते हैं आमतौर पर इंडिया में तो, ठीक? आपको कब घुमाने ले जाना है, कौन-सी पिकनिक पर लेकर के चलना है, ये सब डिसीज़न वो लेते हैं। तो इसी तरीके से भारत में भी एक देश के अंदर भी हर काम को करने के लिए गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, सरकार की ज़रूरत पड़ती है और वही सारे डिसीज़न लेती है। जैसे आपने देखा होगा ना कि आपके एरिया में हाईवे निकला, एक सड़क बनाई गई, एक बहुत बड़ा हाईवे बनाया गया। तो किसने डिसाइड किया? वो आपने नहीं डिसाइड किया, ठीक है? वो डिसाइड किया गवर्नमेंट ने। उसने डिसाइड किया कि इस जगह से हाईवे निकलेगा ताकि इस जगह से कनेक्टिविटी अच्छी हो सके, आस-पास के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि किसी एरिया में स्कूल नहीं है, वहाँ पर एजुकेशन का लेवल बड़ा कम है और वहाँ के लोग परेशान हैं क्योंकि उनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही। तो ऐसे में वहाँ पर स्कूल बनाया जाना चाहिए कि कॉलेज बनाना चाहिए ये नहीं बनाना चाहिए, ये सारा डिसीज़न जो है वो गवर्नमेंट का होता है। तो बेसिकली ये सारे के सारे डिसीजंस जो हैं वो गवर्नमेंट करती है। बहुत सारे सोशल इश्यूज के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो वो एक्शन लेती है। जैसे सोशल इश्यूज कैसे कि फॉर एग्जांपल द गवर्नमेंट रन सेवरल प्रोग्राम टू हेल्प द पुअर। अगर हम बात करते हैं कि जो बीपीएल परिवार हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, इनका एक अलग से राशन कार्ड बनता है, ठीक है? तो जो बीपीएल परिवार हैं, उनकी हेल्प के लिए ये ऐसे परिवार होते हैं, ये ऐसी फैमिलीज़ होती हैं, जो अर्निंग ज़्यादा नहीं कर पाती। इतनी ही अर्निंग कर पाते हैं कि बड़ी मुश्किल से उनका खाना-पीना चलता है। तो ज़्यादा पैसे अर्न नहीं कर पाते, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जिसके कारण हो सकता है कि वो नहीं अर्न कर पाते हों। तो ऐसे में उन गरीब परिवारों की हेल्प के लिए कौन आएगा? तो सरकार मदद करती है ना, सरकार पॉलिसी चला देती है। जैसे कि सरकार कई सारी पॉलिसी गरीबी को दूर करने के लिए चलाती है। तो उसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर हम बात करें पॉलिसीज की, तो आपने सुना होगा अभी कोरोना के टाइम में जितने भी बीपीएल फैमिलीज थी, इन सब के लिए फ्री अनाज, ठीक है, फ्री राशनिंग कर दी थी कि जो भी बीपीएल परिवार से होगा उन सबको फ्री वो मिलेगा, ठीक है। इसके साथ-साथ आपने एक मनरेगा नाम की योजना सुनी होगी, ठीक है? नरेगा नाम से पहले स्टार्ट हुई थी, बाद में वो मनरेगा हो गई। उसमें क्या किया जाता है कि जो रूरल पर्सन्स होते हैं, ठीक है? रूरल एरियाज़ में, उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, रोज़गार दिया जाता है ताकि वो काम करके पैसा कमा सकते हैं। एक मिनिमम वेज उसके लिए रेडी करके रखा जाता है, फिक्स किया जाता है कि भैया ये न्यूनतम मज़दूरी है, इस मज़दूरी पर वो काम करेंगे। तो उससे क्या होता है कि उनको अपनी फैमिली चलाने में उनको हेल्प होती है, ठीक है? और थोड़ा आगे बढ़ने में उनको हेल्प होती है। तो ये सारी योजनाएँ, ये सारा काम करने का कार्य कौन करती है? गवर्नमेंट करती है। और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम करती है जैसे कि डाक, रेल चलाना, ट्रेन में आपने ट्रैवल किया होगा, तो ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी ये डिसीज़न भी गवर्नमेंट लेगी, ठीक है? कौन से रूट पर नई ट्रेन चलानी है, ठीक है? कौन से नए एयरपोर्ट डिज़ाइन करने हैं, बनाने हैं। इतना ही नहीं, आपके लिए आजकल आप सब लोग जैसे मोबाइल पर देखते हैं, खेलते हैं, तो मोबाइल के ऊपर कितना टैक्स लगेगा ये भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। कितना महँगा होगा मोबाइल, कितना सस्ता होगा। आप फ्री इंटरनेट यूज़ करते हैं, हालाँकि फ्री नहीं है, वो बोला जाता है कि फ्री है, लेकिन अब काफ़ी अच्छा चार्ज उसका हो गया है, पैसा काफ़ी बढ़ा दिया गया है उसका भी। तो लेकिन जब इंटरनेट यूज़ करते हैं, उसके लिए भी रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट जो है वो बनाती है कि भैया कितने का इंटरनेट होना चाहिए, कितना ज़्यादा आप प्राइस बढ़ा सकते हैं, कितना आप कॉम्पिटिशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार ये सारे के सारे काम करती है। टोटली चीज़ें, आपकी लाइफ से जुड़े सब। ऐसे ही देश की जो सीमाओं की सुरक्षा करना है, दूसरे देश के साथ हमारे कैसे संबंध होंगे, ये सब डिसीज़न भी गवर्नमेंट लेती है। जैसे कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन अच्छे होंगे कि नहीं होंगे, है ना? श्रीलंका के साथ, नेपाल के साथ हमें क्यों अच्छे रिलेशन बनाने चाहिए, ये सब डिसीज़न जो है गवर्नमेंट के द्वारा ही लिए जाते हैं। बेसिकली
ये सब की सब काम जो है डिसीजन गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये एंश्योर करे कि जितने भी सिटीजन है कंट्री के, उन सबको जो फूड जो है वो एडिक्वेट अमाउंट में मिले, पर्याप्त मात्रा में भोजन मिले, गुड हेल्थ फैसिलिटीज मिले, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। कहीं पर कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई क्राइम होता है, ठीक है, तो उनके लिए आप देखोगे कोर्ट है, कोर्ट भी सरकार का ही पार्ट है। आप सबको लगता होगा कि न्यायपालिका, जुडिशरी, तो जुडिशरी भी गवर्नमेंट का ही अंग होती है। कहीं पर कोई नेचुरल डिजास्टर आ गई, ठीक है, सुनामी, अर्थक्वेक टाइप का, तो उस टाइम भी लोगों को मदद करने के लिए, जो पीड़ित हैं, जो विक्टिम्स हैं, उन लोगों की हेल्प करने के लिए भी गवर्नमेंट ही आती है। जैसे आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर बाढ़ की एक पिक्चर आपको दिखाई देगी, ये फ्लड आ रखी है। अब फ्लड के टाइम आप यहाँ पर देखेंगे ऑरेंज कपड़ों में ये लोग हैं, जो नाव में लोग, वहां के जो लोकल्स हैं उनको हेल्प करते हुए वहां को रेस्क्यू कर रहे हैं उनको, और इनकी टी शर्ट के ऊपर लिखा है एनडीआरएफ। यहाँ पर देखिए एनडीआरएफ, तो ये एनडीआरएफ जो है ये भी गवर्नमेंट का ही एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, एनडीआरएफ बेसिकली आपदा प्रबंधन में हेल्प करते हैं। जितने भी हमारे सीएपीएफ हैं, जो हमारे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं, ठीक है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस जो हैं, उनकी कुछ कुछ बटालियंस को इकट्ठा करके लेकर के उनको एनडीआरएफ का जो है फॉर्मेशन किया जाता है, एनडीआरएफ बनाई जाती है, ताकि डिजास्टर के टाइम रेस्क्यू करने में, ठीक है, पुनर्निर्माण करने में, हेल्प करने में, है ना, रिकंस्ट्रक्शन करने में, इन सब चीजों में वो हेल्प कर सके। तो ये सब जो है ये गवर्नमेंट के ही अंडर होते हैं, गवर्नमेंट ही ये डिसीजन लेती है, ठीक है। अब मुद्दा ये आता है कि perhaps you are surprised to know how the government is able to do so much and why it is important for the government to do these things. सिंपल सा मुद्दा ये है, आप सबको सरप्राइज ये होता है कि यार, ये गवर्नमेंट इतना काम क्यों करती है ना, और ये एक गवर्नमेंट इतने सारे काम कैसे कर लेती है, कौन सी जादू की छड़ी है इसके पास कि इतने सारे काम वो कर ले। चलो काम करती है, लेकिन क्यों करती है, इसके लिए जरूरी क्यों है ये सारे के सारे काम करना, है ना, इंपॉर्टेंट क्यों है गवर्नमेंट के लिए कार्य करना। तो इसका डिसीजन, इसका आंसर अब आपको यहां से मिलेगा। व्हेन पीपल गैदर एंड वर्क, ए सिस्टम इज नीडेड टू सम एक्सटेंट सो दैट नेसेसरी डिसीजंस कैन बी टेकन। जब एक सोसाइटी होती है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये एक सोसाइटी है, इसमें इतने सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। अब इतने सारे लोग रहते हैं एक साथ, तो उनके लिए कुछ रूल रेगुलेशन बनाने की तो जरूरत है, एक जैसे सिस्टम बनाने की आवश्यकता तो जरूरत है ना, ताकि प्रॉपर तरीके से वर्क किया जा सके। जैसे कि एक रूल बना दिया कि सभी लोग जो है पोटी केवल अपने घर के अंदर टॉयलेट बनेगा उसमें करके आएंगे, टॉयलेट में ही करेंगे और कहीं नहीं करेंगे। अगर ये रूल नहीं होता, ये एक व्यवस्था, एक सिस्टम ये नहीं बनाया जाता, तो ऐसे में हो सकता है कि ये व्यक्ति कहता है कि मैं तो यही सोसाइटी की सीढ़ियों पर करूंगा, ये व्यक्ति हो सकता है, ये पर्सन ये कहता है कि नहीं मैं सोसाइटी के गेट के बाहर है वहां पर जाकर के करूंगा, एक व्यक्ति कह रहा है मैं छत पे जाकर के करूंगा, टेरेस, ठीक है। तो ये इस सब पूरी सोसाइटी में गंदगी फैल जाती है ना, आसपास गंदगी फैल जाती, बीमारियां फैल जाती। तो ऐसे में कुछ डिसीजन, नेसेसरी डिसीजन लेने बहुत जरूरी होते हैं कि भाई ये काम तो आपको ऐसे ही करना होगा। तो ऐसे में क्या किया जाएगा, ये सारे लोग मिलेंगे, ये मिलकर के फिर डिसीजन लेंगे, ठीक है। इन सब के लिए एक रूल रेगुलेशन बनाया जाएगा कि भैया टॉयलेट केवल टॉयलेट के अंदर, बाहर नहीं, है ना, केवल सोच केवल शौचालय में जहां करनी है। तो उससे क्या होगा कि साफ सफाई भी रहेगी, सेफ्टी सिक्योरिटी भी रहेगी, बीमारियां भी नहीं फैलेंगी, ठीक है। तो ये डिसीजन लेने वाला कौन होगा, इन्हीं सोसाइटी के कुछ मेंबर्स जो हैं वो इलेक्ट होंगे, ठीक है, 3 4 5 मेन मेन, ठीक। इनको इलेक्ट कौन करेगा, यही लोग इलेक्ट करेंगे, ये लोग इलेक्ट करेंगे। तो ये लोग ये डिसीजन लेंगे, तो ये लोग एक तरीके से सोसाइटी के लिए गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं, जो डिसीजन ले रहे हैं कि भाई हमें किस तरीके से रहना है, किस तरीके से काम करना है। सेम ऐसी ही चीज जो है कंट्री के लेवल पर होता है ना, कुछ रूल रेगुलेशन जो सबके ऊपर लागू किए जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि हमारे कंट्री के बॉर्डर को सुरक्षा करना, ठीक है, किस तरीके से सिक्योरिटी की जाएगी ताकि वहां के लोग, पीपल जो है सब सुरक्षित महसूस कर सकें, ठीक। तो ये सारे के सारे डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट लेती है। द गवर्नमेंट डज मेनी थिंग्स फॉर द पीपल,
सी मेक्स रूल्स, मेक डिसीजंस एंड अप्लाइज देम टू पीपल लिविंग विद इन हर लिमिट। यानी कि गवर्नमेंट की सीमा के अंतर्गत जितने भी लोग रहते हैं उनके लिए वो नियम बनाती है, निर्णय लेती है और उनके ऊपर लागू भी करती है। ठीक है, ये होता है। तो अब पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट देख लेते हैं। पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट पर जाने से पहले हमारे क्वेश्चन था, आपको याद हो तो यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि ये सारे के सारे काम सरकार क्यों करती है, ये करना जरूरी क्यों है? क्योंकि इसका एक सिंपल सा रीजन है कि ये जो गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट को बनाया किसने है? इस गवर्नमेंट को बनाया किसने? लोगों ने बनाया, पीपल्स ने बनाया। ठीक है, जैसे अगली स्लाइड में यहां पर मैंने आपको समझाया था ना कि ये एक सोसाइटी है, इस सोसाइटी से कुछ लोग इलेक्ट होकर के आ गए। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव हो गए, ये सरकार हो गई। इस सरकार को बनाने वाले कौन है? ये लोग हैं। ठीक है, लोगों ने क्यों बनाया? ताकि ये लोग डिसीजन ले सकें, ये निर्णय ले सकें, डिसीजन ले सके, निर्णय ले सकें कि भाई क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना, सोसाइटी की सिक्योरिटी के लिए क्या करना है ना, साफ सफाई के लिए क्या करना है। तो ये काम कर सके इसलिए लोगों ने बनाया, इसलिए इनके लिए जरूरी हो जाता है कि ये लोग काम करें। अगर मान लेते हैं ये वर्क नहीं करेंगे, ये काम इनको लगता है कि नहीं यार ये हम नहीं, हमारा काम नहीं, हम नहीं करेंगे, तो अब लोग क्या करेंगे? जो सोसाइटी में रहने वाले, वो इनको चेंज कर देंगे, वो इनके अगेंस्ट हो जाएंगे, वो बोलेंगे भाई आप लोग काम नहीं कर रहे, हम आपको नहीं बनाएंगे, हम पावर नहीं देंगे, हम किसी और को पावर देंगे। फिर वो इनको हटाकर इनकी जगह हो सकता है किसी और को इलेक्ट कर ले और लोग पावर में आ जाए, है ना। तो गवर्नमेंट ये सारे काम करती है वेलफेयर के लिए, वेलफेयर के साथ साथ उसको पावर में भी बना रहना है। अगर वेलफेयर नहीं करेगी तो पावर नहीं आएगा, सिंपल सी चीज है। पावर में नहीं रहेंगे क्योंकि गवर्नमेंट लोग जो है, पीपल जो है अगली बार उसको इलेक्शन नहीं देंगे। तो गवर्नमेंट के लिए सारे काम करना इसलिए रिक्वायरमेंट है कि वो लोगों का मैक्सिमम वेलफेयर कर सके, और मैक्सिमम वेलफेयर करेगी तो गवर्नमेंट अगली बार फिर से पावर में आएगी। ठीक है, और गवर्नमेंट को सैलरी, पैसा, जितना भी खर्चा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? वो लोगों से आ रहा है, उनसे टैक्स से लेते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, उन्हीं से ही सब कुछ आता है। तो ऐसे में गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है ये सारे काम करना। अब गवर्नमेंट के कुछ पार्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो जहां यहाँ पर पिक्चर देखना, ये पिक्चर जो है ये एनसीईआरटी की है। तो यहाँ पर ये जो कॉपीराइटेड सा लिखा हुआ है ये एनसीईआरटी का है, तो इसको उसमें मत काउंट करना। एनसीईआरटी सबके लिए फ्री रखती है अपनी इमेजेस, कोई भी इसको समझाने के लिए यूज कर सकता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर लिखा है कि पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, भारत पेट्रोलियम, इंडियन रेलवे, ये सब जो है ना ये गवर्नमेंट के ही पार्ट है, ये आपको गवर्नमेंट का ही एक हिस्सा देखने को मिलता है। गृह मंत्रालय, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये सब जो है गवर्नमेंट के पार्ट है। तो चलिए ये तो हो गया गवर्नमेंट का। अब हम थोड़े से देख लेते हैं लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होते हैं। नाउ यू नो हाउ मेनी डिफरेंट थिंग्स the government is responsible for. So can you think about the government would do all these things, how the government would do all the thing? इसका मतलब ये है कि अब आपको ये तो पता चल गया कि सरकार कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाती है, जिम्मेदारियां निभाती है। लेकिन क्या हम ये सोच सकते हैं कि सरकार इतने सारे काम करती कैसे होगी, किस तरीके से इंतजाम करेगी? क्या एक ही सरकार सब कुछ काम कर लेती है? क्या एक ही कुछ ही रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो सारे देश का जो है कंट्रोल अच्छे से चला सकते हैं? तो ऐसा नहीं है ना। सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, वो डिफरेंट लेवल पर वर्क करती है। अगर हम भारत की, इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में थ्री लेवल ऑफ गवर्नमेंट आपको देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। ये यहाँ पर आप देखिए, ये स्ट्रक्चर आपके लिए मैं बना करके लाया हूँ। यूनियन गवर्नमेंट जो है ये सेंटर के लेवल पर है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्टेट के लेवल पर, लोकल गवर्नमेंट जो है वो लोकल लेवल पर, स्थानीय स्तर पर, ठीक है, होता है। तो लोकल गवर्नमेंट को भी आप देखोगे तो दो उसके पार्ट होते हैं, एक पंचायत जो कि रूरल एरियाज के लिए होता है, एक नगर पालिका जो कि अर्बन एरियाज के लिए होता है, शहरी जो क्षेत्र होते हैं उनके लिए होता है। ठीक है, इस चीज को समझना। अब हम बात करते हैं लोकल लेवल की। लोकल लेवल मीन्स योर विलेज, सिटी और लोकेलिटी, जिस एरिया में आप रहते हैं, आसपास के क्षेत्र में जहां पर भी आप रहते हैं वो सब लोकल लेवल कहलाता है। आपने कई बार नॉर्मली इस तरीके के भी सुने होंगे ना लोगों से बात करते हुए कि आप कहीं पर जा रहे हैं, ठीक है, कोई पर्सन किसी और दूसरी जगह से आपके एरिया में आया, ठीक है, और फिर आप से आकर के पूछ रहे हैं कि भाई यहाँ के लोकल लोगों को क्या समस्या है। मान लीजिए एक रिपोर्टर आया, एक रिपोर्टर आपके पास आता है और आकर के पूछता है भाई बताइए आपके यहाँ पर लोकल लोगों का क्या समस्या है, लोकल लोगों की क्या प्रॉब्लम है।
तो उस लोकल का मतलब जो आसपास के एरिया में आपके आसपास रहने वाले लोग हैं, वो यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला लोकल मत लेना। जो गुड्स के लिए हम लोकल और स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज करते हैं ना, यार ये तो लोकल सामान है, हल्का सामान है, ये तो काम का नहीं है ये तो काम नहीं देगा, है ना, मजबूत सामान दो, ओरिजिनल सामान दो। यहाँ पर वो वाले लोकल का सेंस मत लेना। ये यहाँ पर लोकल का मतलब ये है कि जो लोकल लेवल पर, स्थानीय स्तर पर जो आपके साथ रहते हैं, आपके आसपास में रहते हैं। अगर आप गांव में रहते हैं तो गांव में जितने भी आस के रहने वाले लोग हैं वो लोकल लेवल पर रहने वाले लोग कहलाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया स्थानीय स्तर। अब अगर हम स्थानीय स्तर की अगर हम बात करते हैं, तो आपको एक चीज जानकर के आश्चर्य होगा कि इंडिया में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो केवल टू टाइप ऑफ गवर्नमेंट थी। केवल दो तरीके की गवर्नमेंट की बात की गई थी। एक जिसको हम यूनियन बोलते हैं, दूसरा जिसको स्टेट बोलते हैं। ठीक है, जो अब लोकल गवर्नमेंट है ये कैसे आई? तो इसके लिए क्या होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाता है। अगर हमें हमारे किसी भी स्ट्रक्चर में चीज में बदलाव करना है ना, चेंज करना है, तो उसके लिए हमें संविधान में संशोधन करना पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ता है। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं, तो इस लोकल गवर्नमेंट के लिए भी अमेंडमेंट हुआ। दो अमेंडमेंट हुए। जो ये पंचायती राज है, इसके लिए 73rd अमेंडमेंट हुआ, 73वां संविधान संशोधन हुआ। जो नगर पालिका है, इसके लिए 74th अमेंडमेंट हुआ। ठीक है, और ये दोनों ही कब हुए? सेम ईयर में हुए, एक ही दिन हुए, 1992 में हुए। ठीक है, 1992 में हुए। इनको लागू कब किया गया, एग्जीक्यूट कब हुए? 1993 में ये एग्जीक्यूट हुए। ठीक है, इसका रीजन क्या था कि स्टार्टिंग में हमने केवल दो ही गवर्नमेंट क्यों ली, अर्बन और वो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट? क्योंकि उस टाइम हमारे पास, जब हम आजाद हुए ना, तो इतने अमीर नहीं थे हम बहुत ही गरीब, बहुत ही पुअर कंट्री थी। तो ऐसे में हमारे पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं थे, हमारे पास इतना पैसा ही नहीं था कि हम लोकल लेवल पर भी इतने बड़े लेवल पर इलेक्शन करवा सकें, उनके लिए रिप्रेजेंटेशन दे सकें। तो उस टाइम क्या किया गया कि दो ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट बनाए गए, यूनियन और स्टेट। और फ्यूचर के ऊपर छोड़ दिया गया कि फ्यूचर में हम लोकल गवर्नमेंट बना लेंगे। इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल का नाम है 40। उस आर्टिकल के अंदर लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किया गया था। ठीक है, और आर्टिकल 40 जो है वो डीपीएसपी में आता है, नीति निर्देशक तत्व, जिनको हम आगे जाकर के पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी। अभी बस इतना ही समझ लीजिए कि आर्टिकल 40 में था। ठीक है, तो ये उसमें प्रोविजन किया गया था। अब आजादी के बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़े, जैसे जैसे हमने ग्रोथ की, तो उस ग्रोथ के साथ साथ हमें समझ में आने लगा कि यार मास कहाँ रहती है, पीपल, लोग कहाँ रहते हैं? वो तो यार गांवों में रहते हैं, शहरों में रहते हैं। स्टेट और यूनियन तो एक केवल स्ट्रक्चर है ना, वो तो एक तरीके से एक बॉडी है। लोग तो या तो गांवों में रहेंगे या शहरों में रहेंगे। तो ऐसे में अपने गांव का संचालन करना, गांव का शासन करना, किस तरीके से उस गांव में रहना चाहिए, कैसे साफ सफाई होगी, कैसे वहां पर तालाब होंगे, कहां पर मंदिर होगा, मस्जिद होगा, है ना, कहां पर वहां पर क्लीनिंग करेंगे, कहां पर लाइटिंग होगी, कैसे वहां विलेज के लोग जो है अर्निंग के सोर्स रखेंगे, या सिटीज के लोग कैसे रखेंगे, ये सारा डिसीजन भी उन्हीं लोगों का होना चाहिए जो वहां रहते हैं। असली डेमोक्रेसी तो वही है ना, जब लोग खुद पार्टिसिपेट करें इसके अंदर। तो इसलिए धीरे 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 करते हुए इंडिया में टाइम टू टाइम के साथ, समय के साथ साथ पंचायती राज सिस्टम स्टार्ट हुआ। सबसे पहले पंचायती राज की अगर हम बात करते हैं ना, तो 1959 में बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट पर इसको स्टार्ट किया गया। ठीक है, इसको 2 अक्टूबर 10 अक्टूबर 1959, राजस्थान में एक प्लेस है जिसका नाम है नागौर, वहां से पंचायती राज स्टार्ट हुआ। लेकिन उस टाइम जो है ना, पंचायती राज, लोकल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दिया गया था। वो बस एक तरीके से एक एक्सपेरिमेंट टाइप का था कि हम किस तरीके से लोकल गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं। तो 1959 से लेकर के 1993 तक आते आते बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीजें पता चली कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिलेगा ना, तब तक पंचायत, लोकल लेवल पर लोग है ना अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे। इसलिए 1992 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, 73rd और 74th, और उससे लोकल, अर्बन और रूरल दोनों तरीकों के सेल्फ गवर्नमेंट के जो है स्ट्रक्चर जो है डिफाइन किए गए, बनाए गए। और तब से भारत में स्थानीय शासन आया। इसीलिए आप देखोगे ना, अपने लोकल लेवल पर गांव में होती है पंचायत,
अगर आप विलेज से बिलोंग करते हैं, अगर आप सिटी में होते हैं तो नगर पालिका होती है। हालांकि हो सकता है कि आप लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया हो, लेकिन जो लोग पार्टिसिपेट करना, जो उन्होंने देखा होगा तो उनको समझ में आता होगा कि लोकल सब लोग मिलकर के उन चीजों में डिसीजन ले सकते हैं इस चीज को लेकर के। अब बात करते हैं राज्य की सरकार का क्या मतलब होता है, स्टेट लेवल। स्टेट लेवल जैसे अगर हम इंडिया को देखेंगे, इंडिया के मैप को, तो इंडिया में आज के टाइम में आपको 28 स्टेट्स मिलेंगे, 28 राज्य मिलेंगे, है ना। तो ये जो स्टेट्स हैं, इन हर स्टेट की अपनी अपनी एक सेपरेट गवर्नमेंट होगी, जो उस पूरे उसका काम होगा अपने स्टेट के वेलफेयर के लिए काम करना। ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है कि मेरे आसपास वाले स्टेट का वेलफेयर करना है या उनको बेटर करना है, उनकी हेल्प करना है ना। इसका मतलब यह है कि वो अपने पूरे स्टेट की हेल्प करेगी, अपने पूरे स्टेट के वेलफेयर के लिए काम करेगी, अपने राज्य को डेवलप करने के लिए कार्य करेगी। जैसे मान लेते हैं आप हरियाणा में रहते हैं तो हरियाणा गवर्नमेंट कहलाते हैं, है ना। उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो वहां पर आपने नाम सुना होगा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र गवर्नमेंट, केरला में केरला गवर्नमेंट, है ना। तो वो अपने स्टेट के लिए कार्य करती है। लोकल गवर्नमेंट होती है वो अपने लोकल एरिया के लिए कार्य करती है, स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के लिए कार्य करती है। नेशनल लेवल की गवर्नमेंट का मतलब जो पूरे इंडिया के लिए एक गवर्नमेंट, उसका काम है पूरे इंडिया के लिए कार्य करना। वो किसी के साथ इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती कि भाई मैं हरियाणा के लिए तो वर्क करूंगी, हरियाणा का तो वेलफेयर करूंगी, लेकिन मैं बिहार का वेलफेयर नहीं करूंगा, है ना। मैं तमिलनाडु का तो वेलफेयर करूंगी, लेकिन मैं उड़ीसा का वेलफेयर नहीं करूंगी। इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। उसके लिए सारे स्टेट्स जो है वो इक्वल है। वो पूरे इंडिया की गवर्नमेंट होती है, तो उसका जो पूरा का पूरा वर्किंग एरिया आप देखोगे तो पूरा ऑल ओवर इंडिया हो जाता है, तो पूरे ऑल ओवर इंडिया के हेल्प के लिए वो काम करती है। ठीक है, अब पूरे ऑल ओवर इंडिया की गवर्नमेंट है तो वो रूल रेगुलेशन बनाएगी तो पूरे ऑल ओवर इंडिया के लोगों के लिए बनाएगी, ऐसा तो है नहीं किसी एक स्टेट के लिए बनाएगी। तो उसने अगर सेंटर गवर्नमेंट ने कोई कानून बनवाया है, कोई रूल बनाया है सेंटर के लेवल पर, तो वो पूरे के पूरे इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल होंगे, पूरे इंडिया के लोगों को मानने पड़ेंगे। कोई भी इस तरीके से मना नहीं कर सकता कि भैया हम तो नहीं मानते, हम फलाना फलाना स्टेट के, हम तो केवल स्टेट के मांगे नहीं। सेंटर लेवल के लॉज जो हैं वो आपको पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल होते हैं, सबको मानने पड़ते हैं। दिस इज द ओनली वे द गवर्नमेंट कैन वर्क। यही एक तरीका है जो कि जिससे कि गवर्नमेंट सरकार जो है कार्य कर सकती है। ठीक है, ये ध्यान ध्यान रखिए। अब आप कहोगे सर इनके पास ये कानून बनाने की ताकत कहां से आ गई, ये कानून कैसे बना सकती है सरकार। तो इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हम आपने संविधान का नाम सुना है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये पावर देता है, ये शक्ति देता है सरकार को इस तरीके के कार्य करने के लिए। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, किस तरीके से बना था, कैसे आगे बढ़ा, क्या 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 उसके प्रोविजंस हैं। अभी बस इतना जान लीजिए कि जिस तरीके से आपकी एनसीईआरटी की बुक है जिसमें आप चैप्टर्स पढ़ते हैं, जिसमें अलग अलग चीजें लिखी गई हैं, ऐसे ही एक बुक है, उस बुक के अंदर पूरे के पूरे रूल रेगुलेशन लिखे गए हैं, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। बेसिक लेवल पर मानने के लिए समझ लीजिए। ठीक है, यानी कि कुछ नियमों का एक संग्रह। ठीक है, कुछ कानून नियम उनका एक संग्रह है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, जो हम सबको फॉलो करना है। इसके बारे में बहुत डिटेल से हम आने वाले चैप्टर्स जो है उसमें पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है, चलिए। अब जस्ट एज द गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक लॉज, इट ऑल्सो हैज द पावर टू फोर्स पीपल टू ओबे द लॉज। ठीक है, अब इंडिया में आप चीज समझिएगा बड़े ध्यान से। केवल किसी काम को करने की पावर दे देना ही इनफ नहीं है। जब तक कि आप उसको अप्लाई करने, ओबे करने के लिए मैंडेटरी नहीं बना सकते, वो पावर भी होनी जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चलता। ठीक है, क्योंकि अगर मान ले कि गवर्नमेंट ने एक लॉ बना दिया कि भाई किसी को भी ना सड़क के ऊपर थूकना नहीं है, स्पिट नहीं करना है, या सड़क के पास जो है किनारे जो है वहां पर टॉयलेट नहीं करना है, सुसु नहीं करना है। अब गवर्नमेंट ने एक लॉ बना दिया, लेकिन उसको ओबे करने के लिए, उसको मनवाने के लिए उन्होंने कोई प्रोविजन नहीं किया। उन्होंने लोगों के ऊपर छोड़ दिया कि भाई हमने एक लॉ बनाया है कि सुसु नहीं करना। ठीक है, अब लोग इसको फॉलो करें। तो ऐसे में लोग फॉलो ही नहीं करते, कहीं नहीं करते। ठीक है, क्योंकि उनको डर ही नहीं है, डर नहीं है ना किसी चीज का। आप देखना ट्रेन में लिखा रहेगा यहां पर थूकना मन है, तो उसको याद आएगा किसी को, अच्छा यहां थूकना मन है? मुंह भरा रहेगा पानी, वहीं पर थूक करके आएंगे कि ओह
ठीक है, चलो थूक दिया, अच्छा हुआ याद आ गया लाल कर देंगे पूरी दीवार। जिस दीवार के ऊपर जिस वॉल पे लिखा रहेगा, है ना, यहाँ पर सुसु करना मना है ना, यहाँ पर टॉयलेट नहीं कर सकते आप, है ना, गो इन टॉयलेट, लोग वो देख करके याद आएगा, अच्छा सुसु करना है, वो उसी दीवार पर जा करके सुसु कर रहे होते हैं, ठीक है तो वो लोग फॉलो ही नहीं करेंगे, तो ऐसे में उस लो का कोई मतलब नहीं रहेगा, उसका वैल्यू नहीं रहेगा। मतलब कि जब आप वो लोग फॉलो ही नहीं कर पा रहे लोग, उसका तो रिलेवेंस क्या हुआ उस लो को बनाने का। तो इसलिए सरकार के पास ये पावर भी होती है कि वो लोगों को फोर्स कर सकते हैं कि मानो, मानना ही पड़ेगा, नहीं मानोगे तो डंडा पड़ेगा। जैसे कि आप स्कूल में पढ़ते होंगे तो क्लास टीचर के पास पावर होती है कि नहीं, क्लास टीचर आपके पास क्या पावर यूज करते हैं कि बेटा चुपचाप बैठे रहो, अगर जो भी बात करता हुआ पकड़ा गया तो मुर्गा बना देंगे या डंडा पड़ेगा, करते ना। तो ज्यादातर लोग इसी डर से चुप रहते हैं कि यार बात करते हुए पकड़े गए तो कहीं टीचर मुर्गा ना बना दे, है ना, या मुर्गी ना बना दे, या डंडे ना मार दे। अपनी मर्जी से खुद की चॉइस से चुप नहीं रहेंगे, खुद को चॉइस दिया जाए कि चलो बैठो, तब चारों तरफ लग जाएंगे सारे दोस्तों के साथ मिलकर के, ओए रिसर्च में क्या करेगा, छुट्टी है, चलो रिसर्च में चल करके अपन खेलते हैं, फुटबॉल खेलेंगे, कुछ और बात करें, ए सहेली क्या हालचाल है, चल छुट्टी के बाद है ना अपन सूट खरीदने चलेंगे, ठीक है, और अलग अलग प्लान सब लोग लगे हुए, ओए ओए देख देख वो देख, वो देख कैसे सब्जी आम का अचार लेकर के आया है, उसके आम के अचार में इतना ज्यादा तेल है है ना, इस तरीके की चीजें आपको देखेंगे, सब लोग बातें करने में लगेंगे, कुछ भी बातें करने में लग जाएंगे। तो जब तक सजा नहीं होगी, जब तक फोर्स नहीं किया जाएगा, तब तक वो मानेंगे नहीं। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि गवर्नमेंट मनवा सकती है ना। आपने बचपन में खाया होगा, आपने कई बार रूल फॉलो नहीं किए होंगे तो टीचर ने आपको पिटाई की होगी या आपको क्लास के बाहर मुर्गा बनाया होगा। आज के टाइम में नहीं किया जाता, आज के टाइम में तो बहुत ज्यादा चीजें चेंज हो गई भाई, आज का तो टाइम ही चेंज हो गया। मैं क्या बताऊं आज अभी करंट सिनेरियो में अगर मेरे दोस्त, अगर आप देखोगे ना, तो कोई टीचर किसी बच्चे को एक हाई टोन में डांट भी देता है ना, अगर उच्च आवाज में डांट भी देता है, भाई बच्चे माँ बाप को सबको बुला लाते हैं, पता नहीं कहां कहां से ले आते हैं। अगर एक थप्पड़ में लगा दिया तो थप्पड़ लगाने के ऊपर पता नहीं कौन कौन से एक्टिविस्ट आ जाते हैं, सारे के सारे एक्टिविस्ट आकर के स्कूल में धरना प्रदर्शन कर देते हैं कि हमारे बच्चे को थप्पड़ मारा, है ना। आज के टाइम में तो भाई टीचर डांट भी नहीं सकते, इस तरीके का माहौल हो गया। और जब मैं पढ़ता था, हमारे टाइम में पढ़ते थे, हम सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, प्राइवेट में भी पढ़े, सब में रहे, कॉलेजिंग तो सारी सरकारी से भी, तो वहां पर तो भाई बड़ा मामला इसी तरीके से था, और बहुत ही स्ट्रिक्ट होते थे टीचर। हम लोग अगर शरारत करते तो बहुत भयंकर किस्म की हमारी तो हमने धुनाइयां खाई है भाई। हम सर क्योंकि शरारती भी थे, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे या सभ्य बच्चों में रहे हों, थोड़े शरारती भी थे। शरारत करते, नहीं मानते बात, तो टीचर आकर के देखते कि अच्छा ये शरारत कर रहे हैं, तो वहीं क्लास के बाहर जाकर के मुर्गा बना देते, ठीक है। और कई बार तो हम लोग ऐसे होते थे कि मुर्गे बने हुए हैं, ठीक है, मुर्गा बन करके, और मुर्गा मतलब असली वाला मुर्गा नहीं बन गए, जैसे दोनों टांग है ना, टांगों के नीचे से हाथ लेकर के कान ऐसे पकड़ना होता था, तो वो मुर्गा बनना हो जाता था ठीक है। तो मुर्गे बने हुए और बाहर भी बात करने में लगे हुए हैं, ओए ओए आज क्रिकेट खेलने का, है ना, चल आज एक मार्केट चलते हैं, मार्केट से नई बॉल लेकर जाएंगे लेदर की, एक नया बैट लेकर गया था, पुराना वाला बैट तो खराब हो गया, इस तरीके की चीजें लगे हुए हैं। या टीचर की चुगली करने लगे, यार कैसा टीचर है ना, आकर के हमें ही पकड़ लेता है। तो टीचर आकर के देखता है कि भाई इनको तो मुर्गा बनाया हुआ है, मुर्गा बनाने के बाद भी डिसिप्लिन नहीं आ रहा है, फिर भी बात करने में लगे हुए हैं। तो कई बार तो हमने ऐसी सी लातें भी खाई है कि पिछवाड़े पर एकदम हम मुर्गे बने और पीछे से एकदम से आकर के हमें लगता है यार ये किसने क्या किया, और हम 10 फुट 15 फुट दूर आके जाकर के गिरते, तब हमें रियलाइज होता है अच्छा पीछे से लात पड़ी है, क्यों पड़ी है वो भी समझ जाते हैं, क्योंकि हम तंग कर शरारत कर दे, फिर चुपचाप हो जाते, चुपचाप मान लेते, गुरुजी माफ कर दो, मास्टर जी सॉरी, और चुपचाप जाकर के फिर से मुर्गा बन जाते हैं और इस तरीके की सजाएं हम लोगों ने खाई। डंडे तो बहुत ज्यादा खाए हैं, इतने मोटे मोटे डंडे होते थे टीचर्स के पास उस टाइम तो भाई। और जैसे ही शरारत करते या पढ़ाई नहीं करते, होमवर्क नहीं करके लेकर के जाते, तो हाथ स्कूल में अगर लेट पहुंच जाते, मैं कई बार लेट चल पहुंचता था स्कूल में, तो पीटीआई होते थे वहां पर, वो ऐसे डंडे से लेकर के ऐसे डंडे हाथ पर मारते, हाथ पूरे लाल हो जाते थे, सूज जाते थे, ठीक है। और आपको एक इंटरेस्टिंग सी चीज बताता हूँ, आजकल तो बच्चे को एक थप्पड़ भी मार देते तो सारे गांव मोहल्ले को, मीडिया तक को खबर कर देते हैं। हमारी तो इतनी ज्यादा धुनाई हो जाती थी, हम उसके बावजूद भी हमारे घर वालों तक खबर तक नहीं पहुंचने देते थे कोई भी,
क्योंकि दो रीजन थे। एक तो ये कि गलती हमारी होती थी, ठीक है, तो अब हम यही चीज अगर कंप्लेन करते कि यार टीचर ने मेरे को मारा, तो घर वाले पूछते क्यों मारा, है ना। फिर उनको ये पता चलता कि मैं लेट गया था या पढ़ाई नहीं कर रहा था, शरारत कर रहा था, तो उनको पता चलता गलती मेरी है। तो हमारे घर वाले इस तरीके से थे, वो हमारी सुताई कर देते थे, हमें पीट देते थे पकड़ करके। अच्छा, टीचर ने बिल्कुल सही किया, तू है ही इसी लायक है, यहाँ पर भी घर में सारे बर्तन तोड़ देता है, सारी दीवारें तोड़ देता है, क्रिकेट खेल खेल करके, बॉल मार मार करके, इधर आओ, उसी बैट को उठा करके धुन देते थे घर वाले भी। तो डबल डबल पिटाई हो जाती थी। तो इसलिए स्कूल में होने वाली पिटाई को हम लोग तो बताते नहीं थे। तो बेसिकली, लेकिन उसके, मैं ये आपको कहना चाह रहा हूं कि वो एक तरीके से कुछ हो सकता है, कुछ लोगों को गलत भी लगे, लेकिन पुराने टाइम में बहुत सारे जो लोग थे वो इसी तरीके से सुधरे, मैं भी सुधरा इसी तरीके से। उन टीचर्स का इंटेंशन गलत नहीं होता है ना, वो तरीका जो हो सकता है वो हो सकता है अलग अलग। उनको पता हो कि भाई ये मार से सुधरेगा, ये प्यार से सुधरेगा, ये बातों से सुधरेगा, ये समझाने से सुधरेगा। तो वो अलग अलग वे हो सकता है टीचर का। उसका इंटेंशन टीचर का मतलब यही होता था कि यार ये बच्चा अच्छा हो जाए, समझदार हो जाए, कैरियर बना दे। तो हो सकता है उनका तरीका अलग रहा हो, जिस भी तरीके से रहा हो, ठीक है। बहुत अच्छे टीचर्स होते थे जो सिर्फ केवल बात से, प्यार से समझा देते थे, है ना, हम उनसे प्यार भी करते थे बहुत ज्यादा। तो बेसिकली स्कूल में टाइम पे आना, क्लास में बात नहीं करना, वो क्यों मानना, हमने हमने मानना क्यों शुरू किया? क्योंकि हमें पता था अगर हम ये चीज नहीं करेंगे, हम स्कूल पे टाइम पे नहीं आएंगे, बात नहीं, क्लास में बातचीत करेंगे, टेस्ट नहीं देंगे, काम अपना होमवर्क नहीं करके लाएंगे टाइम पर, तो पिटाई होगी, धुनाई हो जाएगी। तो उस धुनाई के, उस पिटाई के डर से हम ये काम करते थे। तो ऐसा ही डर जो है ना, सरकार भी करवाती है एक तरीके से। सरकार के पास पावर होती है कि वो लोगों को ओबे करने के लिए बाइंड कर सकती है, बाध्य कर सकती है कि भैया ये फॉलो करो, नहीं तो सजा मिलेगी तुम्हें, ठीक है। इंडिया में कोई भी काम करता है लोग तो दो ही चीजों के कारण मानता है। या तो वो बहुत ही रिलीजियसली किसी चीज को फॉलो करता है तो उस बात को मानेगा, या वो किसी चीज से डरता है, घबरा रहा है, तो उस चीज को मानेगा, नहीं तो नहीं मानेगा। जैसे कि अभी 3 तलाक का मामला है, जैसे यहां पर आप पिक्चर में देख रहे होंगे, या सती प्रथा का मामला था, बाल विवाह का मामला, इन सबको रोक लगाया, रिस्ट्रिक्शन लगाया, इनको खत्म कर दिया। खत्म करने के साथ साथ, इनको अबोलिश करने के साथ साथ, ऐसे किसी भी प्रैक्टिस के ऊपर गवर्नमेंट ने क्या कर दी, सजा रख दी, ठीक है। अब बोल आगे की भी, आपके पास पेनल्टी भी लग सकती है, आपको इंप्रिजनमेंट भी हो सकता है, आपको पैसा भी देना पड़ सकता है, आपको जेल की सजा भी हो सकती है। तो उसके डर से लोगों ने ये काम करना शुरू किया। एक बहुत क्लासिकल एग्जांपल है, जैसे कि एक रूल है गवर्नमेंट का कि भाई ड्राइविंग वही करेगा जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा, ठीक है। अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा तो वो ड्राइविंग नहीं करेगा, ठीक है। तो आमतौर पर लोग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, ठीक है, कुछ लोग ड्राइविंग टेस्ट देख करके बनवाते हैं, और इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बिना ड्राइविंग टेस्ट दिए भी बहुत सारे मिडिल मैन के थ्रू एक्स्ट्रा पैसा दे करके ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं। इस तरीके की प्रैक्टिसेस भी देखने को मिलती हैं। अब अगर आप ड्राइविंग करते हुए जा रहे हैं, तो ड्राइविंग करते हुए जाते टाइम अपने पास लाइसेंस रखते हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि आपको पता है कि अगर ड्राइविंग कर रहे हैं और सामने से पुलिस वाले आ गए और उन्होंने आपको चेक किया और आपने लाइसेंस नहीं दिया, तो क्या होगा, आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, ठीक है। आपको जेल में भी जा सकता है, आपको फाइन में भी भरना पड़ सकता है, और आपको जेल सेंटेंस भी हो सकती है। हेलमेट का एक एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल। अभी एक लॉ आया जिसमें क्या हुआ कि ट्रैफिक रूल्स को बड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है, और हेलमेट पहनना तो मैंडेटरी कर दिया गया है, ठीक है। उसका रीजन ये है कि गवर्नमेंट आपको डराने के लिए नहीं कर रही है। उसका रीजन ये है, हेलमेट पहनने से आपकी सेफ्टी होगी, आपकी सिक्योरिटी होगी। क्योंकि इंडिया में ज्यादातर जो एक्सीडेंट्स होते हैं टू व्हीलर्स के, उसमें जो एक्सीडेंट के कारण जो डेथ होती है ना, उसका रीजन ये है कि उनके सर के ऊपर चोट लगती है, उनके हेड पे जो है ना चोट लगती है। हेड पे चोट क्यों लगती है? क्योंकि वो हेलमेट नहीं पहन करके रखे होते, विदाउट हेलमेट रहते हैं, तो जैसे ही टक्कर होती है, जैसे ही एक्सीडेंट होता है, तो बहुत ही ज्यादा डीप जो है चोट वहां पर लग जाती है, ठीक है। तो इसलिए उनकी डेथ होती है। तो उससे बचने के लिए गवर्नमेंट ये रूल बनाती है कि आपको हेलमेट पहन करके चलना है, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, टू व्हीलर चला रहे हैं तो, ठीक है। तो वो आपके बेटरमेंट के लिए, लेकिन हम अपने बेटरमेंट के लिए भी चीज को तब तक फॉलो नहीं करते जब तक हमारे ऊपर डंडा ना पड़े, जब तक हमारे ऊपर किसी चीज का डर ना रहे। जैसे जब तक ये ट्रैफिक रूल स्ट्रिक्ट नहीं हुए थे ना, तब तक लोग बिंदास घूम रहे हैं ऐसे ही,
बिना हेलमेट के, बिना सीट बेल्ट के, बिना लाइसेंस के ट्रिपलिंग करते हुए, और खास करके यंग जनरेशन के बच्चे मैं देखता हूं आजकल दिल्ली में, चंडीगढ़ में और इन शहरों में, बड़े शहरों में, छोटे छोटे 15 14 15 साल के बच्चे स्कूटी लेंगे, स्कूटी के ऊपर 3 3 लोग बैठे रहेंगे, 3 3 4 4, और वो स्कूटी को ऐसे चलाएंगे लहराते हुए, मतलब चारों तरफ से लहराते हुए लेकर के जाएंगे। हमें डर लगता है यार ये क्या कर रहे हैं, इसके कारण किसी और का एक्सीडेंट हो, उनका तो होगा ही होगा, लेकिन दूसरों का एक्सीडेंट होने का बड़ा खतरा हो जाता है, दूसरों को बचाना पड़ता है, ऐसे ऐसे निकाल करके ले जाएंगे सांप की तरह लहराते हुए। ये इसलिए था कि डर नहीं था, लेकिन इस जब से ट्रैफिक रूल्स को बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया, जुर्माना फाइन जो है, पेनल्टी जो उसको इंक्रीज कर दिया, तब से लोग उसको फॉलो करने लगे। अब कुछ भी काम करोगे तो बहुत मोटा चालान लग जाता है, बहुत मोटा फाइन देना पड़ता है, इतना ज्यादा पैसा फाइन में बार बार दिया जाना बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो लोग उसको फॉलो करने लगे क्योंकि सरकार ने के पास ये पावर थी कि अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो वो आपको फाइन भरने के लिए मजबूर करे, फाइन ले लेगी या आपको जेल में भी भेज देगी, जेल सेंटेंस भी हो जाएगा, इसलिए फॉलो किया। तो इसका मतलब गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो आपको रूल फॉलो करने के लिए बाइंड बाउंड कर सकती है। Apart from the action that the government can take, if people feel that any law is not being followed, then they can also take some steps. ठीक है, तो अब ये सरकार तो कार्य करती है, सरकार के अलावा अगर बहुत सारे लोग हैं, उनको ये लगता है, उनको भी वो लगता है यार कि किसी कानून का ठीक ढंग से काम नहीं, पालन नहीं हो रहा, तो वो भी इसके लिए कदम उठा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर सरकार में हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, ये तो लाइट चली गई। देखिए जिस तरीके से सरकार के पास पावर है ना आपको कानूनों का पालन करवाने की, ऐसे ही हमारे संविधान ने हमारे नागरिकों को भी पावर दी है। किस तरीके की पावर, कि जैसे अगर आपको लगता है कि कोई भी कानून, कोई भी लॉ ऐसा है जो आपके साथ भेदभाव कर रहा है, संविधान का उल्लंघन कर रहा है, संविधान में दिए गए अधिकारों का पालन नहीं कर रहा, तो आप भी सरकार के खिलाफ कोर्ट में, न्यायालय में, जुडिशरी में जा सकते हो उस डिमांड को पूरी करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक पार्ट है, ठीक है, और उसको हम बोलते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में आपको देखने को मिलते हैं फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। ठीक है, ये मौलिक अधिकारों में आपको बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि सरकार है, उसमें एक आर्टिकल है 15 या आर्टिकल 16 ले लेते हैं। ठीक है, आर्टिकल 16 कहता है कि आपके साथ कास्ट, जेंडर, है ना, इसके बेसिस पर सरकारी नौकरी में, रिलीजन के बेसिस पर सरकारी नौकरियों में किसी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब मान लेते हैं कि एक गवर्नमेंट है, एक स्टेट में या इंडिया की गवर्नमेंट है, वो क्या करती है, वो एक स्पेशल प्रोविजन करती है, एक स्पेशल भर्ती, एक वैकेंसी निकालती है कि भैया हम निकाल रहे हैं फलाना फलाना भर्ती। ठीक है, मान लेते हैं कि वो एजुकेशन ऑफिसर्स को रिक्रूट कर रहे हैं, और वो कहेंगे कि भैया जो ये एजुकेशन ऑफिसर्स है ना, इनके लिए इंडिया में केवल ए नाम का जो रिलीजन है, धर्म है, उसी के ही कैंडिडेट उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, बाकी जो रिलीजन के लोग हैं वो इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये तो सीधा सीधा आपके राइट टू इक्वेलिटी का वोलेशन हो गया, अधिकार का उल्लंघन हो गया, यानी कि कानून का उल्लंघन हो गया, कानून का पालन नहीं किया जा रहा। ठीक है, तो ऐसे में आप कोर्ट में जा सकते हो, कोर्ट में जाकर के डिमांड कर सकते हो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ही आपको ये पावर दी है, दो तरीके की। एक तो आर्टिकल 32 से आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, डिमांड कर सकते हो, और आर्टिकल 226 से आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाकर के इसकी डिमांड कर सकते हो। ठीक है, यानी कि आप में भी पावर है कि आप सरकार को मजबूर करें कि आप अच्छे तरीके से कार्य करें। केवल सरकार के पास ये पावर नहीं है कि वो आपको कानून मानने के लिए मजबूर करे, आपके पास भी पावर है कि आप भी सरकार को मजबूर करें कि वो भी कानून माने। ठीक है, न्यायपालिका के माध्यम से, जुडिशरी जो कि खुद सरकार का एक हिस्सा है, ठीक है, फिर वो डिसीजन लेगी कि अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब मुद्दा ये आता है कि सरकार जो है, उसको ये निर्णय लेने और कानून का पालन करने के लिए जो शक्ति है, कौन देता है? हु गिव्स द गवर्नमेंट द पावर टू मेक डिसीजंस एंड मेक लॉज कंपल्सरी? अब इसका आंसर देखना है
तो उसके लिए आपको अलग अलग टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स जो है वो देखना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि उस देश में कैसी सरकार है, किस तरीके की सरकार है। अगर हम आम तौर पर लिखें तो टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स में हम, जैसे यहाँ पर आप पिक्चर देखोगे, ये आप देखिए फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑटोक्रेसी, ओलिगार्की, ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ये दोनों ही डेमोक्रेसी का एक जो है वो फॉर्म होते हैं। अब एक एक करके हम बात कर लेते हैं जरा सबको। ठीक है, पहले डेमोक्रेसी की बात कर लेते हैं। डेमोक्रेसी में क्या होता है भाई, लोकतंत्र में क्या होता है ना कि सारी की सारी पावर जो है वो लोगों के पास होती है, जनता के पास होती है। अब आप कहोगे कि जनता के पास कैसे पावर, सर डिसीजन तो सरकार ले रही है, काम सारे सरकार कर रही है, ठीक है, टैक्स हमारे ऊपर सरकार लगा रही है, सरकारी टैक्स घटाती है बढ़ाती है, हमारे पास कहां से पावर है, हम कैसे करेंगे। तो मेरा दोस्त आप समझना, जो सरकार के जो अलग अलग अंग हैं, या मान लेते हैं हम मोटा मोटी तौर पर जिस सरकार का रेफरेंस ले रहे हैं, ठीक है, उसका चुनाव कौन करता है, उनको इलेक्ट कौन करता है, डेमोक्रेसी में लोग करते हैं, पीपल करते हैं, है ना। तो असली पावर, असली शक्ति किसके पास आ गई, लोगों के पास आ गई। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप क्या करते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संसद में। जैसे हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, गवर्नमेंट बनती है पार्लियामेंट में, ठीक है, पार्लियामेंट में बनती है। अब सबसे पहले क्या होता है कि आप एक इंडिया के मान लेते हैं, आप इंडिया के सिटीजन हैं और 18 प्लस एज के हैं। तो 18 प्लस एज के हैं तो आप एक रजिस्टर्ड वोटर भी हो जाएंगे, आप अगर आपने वोटर लिस्ट में अपना नाम डलवा दिया। तो ऐसे में आप क्या डालेंगे, आप वोट करेंगे, आप वोट डालेंगे, ठीक है, और आपके वोट के बेसिस पर आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे। मान लेते हैं कि लोकसभा के लिए इलेक्शन है, तो एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा, उसको आप वोट डाल करके इलेक्ट करेंगे अपने नेता को। ये आपका नेता हो गया, ये आपका लीडर हो गया, ठीक है। अब इस नेता को आपने चुन लिया, ऐसे ही अलग अलग एरिया से अलग अलग लीडर इलेक्ट होकर के आए, ठीक है। एक मिनट दीजिए। अलग अलग एरिया से अलग अलग लीडर जो है वो इलेक्ट होकर के आए। तो अब इंडिया में क्या होता है कि ये सारे के सारे एमपी जो है वो कहां जाते हैं, ये संसद में जाते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट को हिंदी में संसद कहा जाता है, ठीक है। अब पार्लियामेंट में जिस भी पार्टी के पास मेजोरिटी रहेगी, ठीक है, बहुमत रहेगा, उसकी क्या बनेगी, सरकार बनेगी, इसकी बनेगी गवर्नमेंट, ठीक, ये बन जाएगी गवर्नमेंट। और ये फिर आपके लिए कार्य करेगी, आपके लिए डिसीजन लेगी, ठीक है, आपके लिए पॉलिसीज बनाएगी। तो इसका मतलब ये गवर्नमेंट जो बनी, इसको इलेक्ट किसने किया, इसको चुना किसने, लोगों ने, आपने, पीपल्स ने, सबने वोट के माध्यम से चुना, वोट डाल करके चुना, है ना। अब ऐसे में जब आपने वोट डाल करके गवर्नमेंट बनाई है, तो उस गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको हर चीज के बारे में बताए, आपके वेलफेयर के लिए काम करे। इसके साथ साथ वो आपको बेसिस भी दे, ये भी बताए कि जो भी स्टेप्स उन्होंने लिए हैं, उन स्टेप्स को क्यों लिया, किस लिए लिया, क्या उसका बेनिफिट होगा, क्या नुकसान होगा, किस तरीके के सोसाइटी में किस तरीके के चेंजेस आएंगे, किस तरीके का वेलफेयरिज्म उससे आएगा, ये सारी की सारी चीजें उनको बताना जरूरी है, ठीक है। अगर नहीं बताएंगे तो आप, हो सकता है आप कहोगे कि सर नहीं बताएंगे तो क्या होगा, है ना, पावर तो आ गई सरकार के पास, गवर्नमेंट तो बन गई है, अब क्या करेंगे, अगर वो अपनी मनमर्जी करें। तो भी ध्यान से समझना कि अगर कोई भी गवर्नमेंट बन गई, तो अगर वो अपनी मनमर्जी भी कर लेगी तो ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक कर लेगी, 5 ईयर्स तक कर लेगी। 5 साल के बाद तो इलेक्शन कराने ही पड़ेंगे दोबारा से, ठीक है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन है कि भाई मैक्सिमम 5 साल तक एक गवर्नमेंट रह सकती है, 5 साल के बाद आपको दूसरी सरकार बनानी पड़ेगी, है ना। एक नई गवर्नमेंट चुनी जाएगी, एक नई सरकार बन करके चुन करके सत्ता में आएगी। तो ऐसे में इलेक्शन होंगे, तो इलेक्शन में लोग वोट किसको देंगे, लोग वोट तो उसी को देंगे जिसने काम किया होगा, जिसने हेल्प की होगी, लोगों की भलाई के लिए काम किया होगा। अब जिसने काम ही नहीं किया, भलाई के लिए वर्क ही नहीं किया, तो उसको वोट क्यों देंगे, ठीक है। तो इसलिए अल्टीमेट पावर किसके पास है, वो पावर आ गई जनता के पास डेमोक्रेसी में,
ठीक है, लोगों के पास, सिटीजन्स के पास, हमारे पास, आपके पास, लास्ट जो मेन पावर है ना वो है। तो सरकार के पास जितने भी राइट्स हैं, जितनी भी पावर्स हैं, शक्तियां हैं, ठीक है, उनका अल्टीमेट सोर्स जो है वो आप देखोगे जनता से निकल कर आता है। अब दूसरी तरीके की गवर्नमेंट, ये जो डेमोक्रेसी थी, तो डेमोक्रेसी कहाँ है? आपको डेमोक्रेसी के लिए बहुत सारे स्टेट्स में आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप देखोगे तो भारत में तो है ही है, ठीक है, इंडिया में है डेमोक्रेसी। ऐसे ही आप देखोगे तो यूएसए में भी है ना, आप देखोगे ब्रिटेन में, इंग्लैंड में भी है, ठीक है। मतलब जो भी आप देखोगे अलग अलग कंट्रीज आप देखोगे, इन सभी देशों में आपको डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी, लोकतंत्र देखने को मिलेगा, जिसमें हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और वो जाते हैं। अब एक और होती है मोनार्की, ठीक है, उसको बोला जाता है राजशाही। इसमें सारी की सारी पावर किसके पास है? इन दिस द किंग और क्वीन हैज द पावर टू मेक डिसीजंस एंड रन द गवर्नमेंट। सारे की सारी शक्तियां जो हैं, पावर जो है, वो किंग या राजा के पास होती हैं। और यहां पर आप समझना कि इन सभी इस तरीके की फॉर्म ऑफ टाइप ऑफ गवर्नमेंट में सुप्रीम पावरफुल पर्सन जो है वो किंग ही है। वो अपने डिसीजन खुद लेता है, उसके लिए वो किसी के लिए के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। उसको जरूरी नहीं है कि वो अपनी जनता की बात माने, उनकी कहना माने, या उनके वेलफेयर के लिए काम करे। इसीलिए आपने देखा होगा पुराने टाइम में बहुत सारे किंग्स थे, राजा थे, वो अपनी मर्जी से शासन चलाते थे, है ना। लोगों के ऊपर जबरदस्ती बहुत सारा टैक्स लगा देते थे, उनको परेशान करते थे, प्रताड़ित करते थे, ठीक है। और भी बहुत सारी समस्याएं आप देखोगे देखने को मिलती थी। उनका कहना नहीं मानते थे, उनके अनुसार चीजें नहीं चलती थी, है ना। केवल किंग का ही डिसीजन होता था। किंग अपनी मर्जी से जिसको चाहे उसको मार सकता था, जिसको चाहे सजा दे सकता था, ठीक है, जिसको चाहे जॉब दे सकता था, ठीक है, जिसको चाहे उसको रिवार्ड दे सकता था, जिसको चाहे उसको पेनल्टी लगा सकता था। उसका डिसीजन खुद का। और अगला किंग कौन बनेगा इसका डिसीजन भी पीपल, सिटीजन लोग नहीं करते। उस उसका डिसीजन भी कैसे होता था कि उस किंग की जो फैमिली के मेंबर है वही, किंग का अगर बेटा हुआ तो उसका बेटा अगला किंग बनेगा, ठीक है। इस तरीके से हेरिडिटरी बेसिस पर चलता था, वंशानुगत आधार पर चलता था, एक डायनेस्टी चलती थी। इसको बोलते हैं मोनार्की। तो इसमें इसमें जो है कि वेलफेयरिज्म का फैक्टर जो है ना वो कम हो जाता है, लोगों के पास पावर नहीं रहती है। सिटीजन जो है वो केवल एक तरीके से गुलाम बनकर के रह जाते हैं राजा के। सारी की सारी स्पेशल पावर, स्पेशल रिस्पेक्ट राजा को मिलती है। पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा, कोई सीरियल और फिल्म देखे होंगे, तो आप देखते होंगे एक राजा रहते हैं वो सोने के महल में, है ना, उसमें रहेंगे, और उसके साथ साथ उनके पास खूब सारे हाथी, घोड़े, एलिफेंट्स, हॉर्स, सेना, गोल्ड, इस तरीके की चीजें उनके पास रहेंगी। एक ही राजा आया, कई कई शादियां करेगा, 10-10, 15-15 शादियां, विवाह करके रानियां कर ले होंगी। अब ख्यालों में मत चले जाना आप लोग की 15 मैरिज, 15 क्वींस, ओ माय गॉड, है। तुम्हारा भी मन कभी कहे कि हम भी जो जो पसंद है सबसे कर ले, तो ऐसा रूल नहीं है, ठीक है, एक से ही कर सकते हो। ठीक है। और वो भी एक के साथ पूरी जिंदगी आप दोनों मिल करके अच्छे से काट लो, वही बहुत बड़ी बात है आज के टाइम में। तो वो है। तो इधर क्या होता है कि राजा के पास मतलब कुछ भी करने की पावर थी, तो जनता के पास शक्ति नहीं है। तो क्या आप ऐसे किसी गवर्नमेंट के फॉर्म में रहना चाहोगे कि जहां पर राजा जैसे कहे वैसे हो? राजा के मन में मर्जी आए तो किसी को भी मार दे, किसी को भी पकड़ ले, किसी को भी जॉब लगा दे, किसी को भी नौकरी से निकाल दे, नहीं रहना चाहोगे ना। तो वो इस तरीके का फॉर्म पहले चलता था। अब इस तरीके की शासन व्यवस्था जो है लगभग लगभग समाप्त हो गई है, कुछ कुछ छोटा मोटा छोड़ करके, ठीक है। फाइनल पावर ऑफ डिसीजन जो है वो राजा के पास होते हैं, ठीक। और अब ऐसे में उन वो, क्योंकि जनता ने उनको चुना नहीं, तो वो जनता के लिए रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है, ठीक है। इन ए मोनार्की द किंग और क्वीन डज नॉट हैव टू टेल द बेसिस ऑफ देयर डिसीजंस एंड द स्टेप्स टेकन, नोर डज इट हैव टू बी क्लैरिफाइड। तो जनता को बताने की आवश्यकता ही नहीं, जरूरत ही नहीं है, नहीं बताएंगे, अपनी मर्जी से करेंगे, क्यों बताएंगे जनता को, ठीक है। तो ये होता है। अब इंडिया की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पर आने से पहले मैं आपको एक और फॉर्म बताता हूं। एक और फॉर्म जो होता है वो होता है डिक्टेटर, तानाशाह नाम हिंदी में बोला जाता है, तानाशाह, ठीक है, डिक्टेटर। डिक्टेटर, इसमें क्या होता है, जो आर्मी है, एक तरीके से मान करके चलिए आर्मी, जो सैन्य शासन होते हैं, शासक होते हैं,
मान लेते हैं मिलिट्री का कोई हेड है, वो क्या करता है पूरे कंट्री के ऊपर कंट्रोल कर लेता है। जैसे कि आप एग्जांपल देखोगे तो पाकिस्तान में कई बार इस तरीके से हुआ, ठीक है? उत्तर कोरिया में, नॉर्थ कोरिया में वहाँ पर आप देखोगे किम जोंग वो भी इसी तरीके का एक वो है, वो डिक्टेटर है, तानाशाह है। तो उसमें क्या होता है कि एक पर्सन होता है, वो हेरिडिटरी बेसिस पर नहीं आता, लेकिन वो किसी एक ऐसी पोजीशन पर होता है जिस पोजीशन का वो मिसयूज करते हुए पूरे देश के ऊपर कंट्रोल कर लेता है। जैसे पाकिस्तान में जो आर्मी के जनरल होते हैं, वो पावर का यूज करते हुए कई बार पूरी की पूरी कंट्री के ऊपर कंट्रोल कर लेता है। अपना आपको उसका डिक्टेटर बना लेता है, अपनी मर्जी से शासन कराता है। जैसे परवेज मुशर्रफ आपने नाम सुना होगा, ठीक है? लास्ट जो वहां का तानाशाह था, तो वो भी फिर जो काम करता है ना, वो अपनी मर्जी से करता है। उसकी लोगों के लिए, भलाई के लिए, पीपल्स के लिए उसका कोई लेना-देना नहीं होता है। तो वो लोगों के वेलफेयर की बजाय अपने आप को और ज़्यादा मजबूत, अपनी पावर को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए काम करता है। युद्ध करता है, लड़ाई-झगड़े करता है ताकि और ज़्यादा अपने आप को वो आगे बढ़ा सके। तो ऐसे भी उस सिचुएशन में आप नहीं जाना चाहोगे। तो इन सभी तरीके के जो गवर्नमेंट के टाइप्स हैं, उनमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सबसे अच्छी होती है। लोकतांत्रिक सरकार सबसे अच्छी होती है क्योंकि उसमें लोगों के पास राइट्स होते हैं, अधिकार होते हैं। जैसे कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है? एक लोकतंत्र है। वहाँ पर आपके पास अधिकार है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी काम कर सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं, कहीं पर भी रह सकते हैं, किसी भी स्टेट में जाकर के रह सकते हैं, कोई भी बिज़नेस कर सकते हैं, कहीं पर भी एजुकेशन ले सकते हैं, कोई भी जॉब करना चाहे कर सकते हैं। आपके साथ किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लेकिन आपको जानकर के सरप्राइज़ होगा कि इंडिया में डेमोक्रेसी पहले से नहीं थी। इस डेमोक्रेसी के लिए हमने एक लंबी फाइट करी, लड़ी। पहले तो इंडिया में क्या होता था, किंग्स एंड क्वींस, किंग्स का शासन होता था, राजाओं का शासन होता था, डायनेस्टी चलती थी, ठीक है? परिवार, एक राजा के बाद दूसरा राजा, दूसरे राजा के बाद तीसरा राजा, इस तरीके से चलता था। फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, अंग्रेज लोग आए, और अंग्रेज लोग जब भारत के अंदर आए, तो फिर उन्होंने भारत में आकर के इंडिया के ऊपर कंट्रोल करना शुरू किया। फिर उन्होंने इंडिया को कॉलोनी बना लिया, अपना गुलाम बनाया, ठीक है? अपना उपनिवेश बनाया, और उस उनकी कॉलोनी बन करके हम रह गए, ठीक है? कॉलोनाइजेशन हो गया हमारा। उसके बाद हमने ब्रिटिशर्स से आज़ादी पाने के लिए एक बहुत लंबी फाइट लड़ी, और वो लंबी फाइट ना केवल इंडिपेंडेंस की फाइट थी, बल्कि डेमोक्रेटिक सिस्टम को लाने की भी फाइट थी, ठीक है? अब आपको देखना कि पूरे वर्ल्ड में किसी देश में ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट अपने आप ही ऑटोमेटिक डेमोक्रेसी आ गई। बहुत सारे देश, कंट्रीज ऐसी हैं, देयर आर मेनी अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड वेयर पीपल हैव फought टू ब्रिंग डेमोक्रेसी। उन्होंने लड़ाइयां लड़ी, फाइटिंग की, बहुत सैक्रिफाइस किए, किस लिए? डेमोक्रेसी लाने के लिए। और डेमोक्रेसी लाने के लिए ही इतने सारी फाइटिंग्स क्यों हुई, इतने सारे सैक्रिफाइसेस क्यों हुए? उसका रीजन था कि डेमोक्रेसी में राइट्स होते हैं आपके पास, पीपल्स के पास, सिटीजन्स के पास राइट्स होते हैं। वो राइट्स को यूज करने के लिए, वो इंडिपेंडेंस, वो इक्वेलिटी, उन सब के लिए यहां पर होती है, ठीक है? द मेन थिंग ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल हैव द पावर टू चूज देयर लीडर। यानी कि आप अपनी मर्जी से अपने लीडर को इलेक्ट कर सकते हो। दैट मीन देयरफॉर इन सेंस डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ द पीपल, ठीक है? रूल ऑफ द पीपल। अब्राहम लिंकन का इसको लेकर के एक बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट है डेमोक्रेसी को लेकर के, लोकतंत्र को लेकर के। वो आप सब लोगों के लिए होमवर्क है कि डेमोक्रेसी को लेकर के अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था। कमेंट बॉक्स में आपको वो लाइन लिखनी पड़ेगी, ठीक है? जब भी क्लास कंप्लीट हो जाए या अभी भी देख रहे हैं तो चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि डेम अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी को किस तरीके से डिफाइन किया। मैं आपको एक हिंदी में एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, हिंट दे देता हूँ कि लोकतंत्र एक ऐसा शासन है, लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा किया जाने वाला शासन। अब इसका इंग्लिश वर्जन जो है वो सारे लोग कमेंट में लिखेंगे, ठीक है? मेरे सारे दोस्तों के लिए ये होमवर्क है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को लेकर के। अब द बेसिक आइडिया इन ए डेमोक्रेसी इज दैट पीपल शुड रूल देमसेल्व्स बाय पार्टिसिपेटिंग इन रूल मेकिंग, ठीक है? यानी कि डेमोक्रेसी में लोग खुद शासन का भागीदार होते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर, ठीक है? डिसीजन मेकिंग में। तो उसमें फिर आपको राइट्स भी मिलते हैं, आप अपनी मर्जी से भी काम कर सकते हैं, आपको काफी सारी चॉइसेस भी मिलते हैं। आज के टाइम में जो डेमोक्रेसी है, इन टूडेज टाइम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ऑफन कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी,
ठीक है। जैसे भारत में है उसको भी हम प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोलते हैं। उसका रीजन क्या है कि उसमें आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते। ऐसा नहीं है कि आप खुद जाकर के कानून बना रहे हो कि ओए चलो मैं कानून बनाता हूं कि 6th क्लास में पढ़ने वाले सारे बच्चों को हम पास करेंगे, है ना, सबको 100% नंबर मिलेगा, एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। नहीं, ये डिसीजन, इस तरीके के रूल आप नहीं बनाएंगे। इस तरीके के रूल्स जो है आपके लीडर बनाएंगे, आपके रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे। आप क्या करेंगे, जैसे एनसीईआरटी की पिक्चर में, एनसीईआरटी की बुक में एक ये पिक्चर दे रखी है। ये देखिए, एक बुजुर्ग पर्सन है, एक ओल्ड पर्सन है, एक सीनियर सिटीजन है। ये क्या कर रहे हैं यहां पर फोटो के अंदर, क्या देखने आए? ये एनसीईआरटी की पिक्चर है। एडिटिंग करने वाली, ऑडिट करने वाली टीम, ध्यान रखिए अनअकैडमी की, ये एनसीईआरटी की फोटो है, तो एनसीईआरटी की फोटो अलाउड होती है, उसपे कॉपीराइट नहीं होता, इस पे लिखा हुआ है वो अलाउड होता है, वो एनसीईआरटी का। तो ये सीनियर सिटीजन कहां पर है, क्या है? वे यहां पर देखिए कुछ लोग दिख रहे हैं, एक इनके हाथ के ऊपर कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो ये एक वोटिंग के टाइम का वो दिखाया जाता है। ठीक है, कि जब इंडिया में वोट डालते हैं ना, वोट किस लिए डाले जाते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने के लिए, अपने प्रतिनिधि को इलेक्ट करने के लिए। तो ये व्यक्ति, ये जो है सीनियर सिटीजन जो है, ये वोट डालने के लिए वोटिंग बूथ में आए हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, देखो यहां पर ये जो लोग खड़े हैं ना, यहां से एंट्री होती है। इनमें से सबसे पहले इस पर्सन के पास जाएंगे, ये पर्सन देखेगा वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं, फिर ये पर्सन इनको कुछ और इसकी आइडेंटिफिकेशन चेक करेगा। फिर जो ये तीसरा पर्सन है, ये वोट डालने से पहले उनके अंगूठे, उंगली के ऊपर निशान लगाएगा, एक स्याही, एक इंक लगाएगा, ताकि ये पता चल सके, कंफर्मेशन हो सके कि हाँ भैया इन्होंने वोट डाल दिया, अब ये दोबारा आकर के वोट ना डाल सके, है ना। फिर ये ईवीएम मशीन के पास जाएंगे। ईवीएम मशीन एक मशीन होती है, उसमें बटन दबाते हैं, उसमें बटन दबा करके वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट डाल देंगे। और अगर उसको सबसे ज्यादा वोट मिले, वो जीत गया, तो फिर वो रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा इनका, वो इलेक्शन जीत करके फिर वो पार्लियामेंट में पहुंच जाएगा, है ना। और अगर उनके पास मेजोरिटी भी, तो उनकी सरकार बन जाएगी। ठीक। तो यही है, पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बट चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन के माध्यम से चुनाव होता है। ठीक है। और these representatives together decide for the whole public. Nowadays no government can call itself democratic unless it gives the right to vote to all adult citizens of the country. ठीक है। तो आज के टाइम में डेमोक्रेटिक कंट्री वही कहलाएगी जो अपने सिटीजन्स को, अपने सभी अडल्ट सिटीजन्स को राइट टू वोट दे। कई सारी कंट्रीज हैं वो अपने आप को बोलते हैं हम डेमोक्रेटिक है, लेकिन आप देखना वहां पर हो सकता है किसी जेंडर को वोट का राइट नहीं मिलता। कई सारी कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर विमेन्स को वोटिंग का राइट नहीं है। कई सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां के पे कलर के बेसिस पर, स्किन के कलर के बेसिस पर वो वोट डिसाइड करते हैं। और पहले पुराने टाइम में तो इस तरीके की चीजें बहुत ज्यादा था। आज के टाइम में, करंट सिनेरियो में तो आप देखोगे कि मैक्सिमम कंट्रीज अपने सभी अडल्ट सिटीजन्स को राइट टू वोट देते हैं। लेकिन आप सुनिए, कैन यू बिलीव दैट देयर वाज ए टाइम व्हेन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स डिड नॉट अलाउ वुमेन एंड पुअर्स टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। गरीबों को और महिलाओं को इलेक्शन में वोट देने तक का राइट नहीं था। एक ऐसा भी सिनेरियो था। उससे भी बहुत ज्यादा फाइट कर करके फिर ये राइट्स लिया गया, ऐसा ही राइट टू वोट नहीं मिला। सॉरी। शुरुआती दौर की बात करते हैं, हम बात करते हैं 90s के स्टार्टिंग की, नाइन 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग की बात करते हैं। ठीक है। तो उस टाइम क्या होता है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती थी, जो अपने आप को, सॉरी थोड़ा सा तबीयत खराब है। तो उस टाइम जो डेमोक्रेटिक, सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती थी, वहां पर क्या होता था, पैट्रियार्की चलती थी। वो केवल पुरुषों को वोट डालने का अधिकार था, है ना, केवल मेन के पास राइट टू वोट था। और उनमें भी, मेन में भी सबके पास नहीं था। अगर हम बात करते, इन इट्स इनिशियल पीरियड गवर्नमेंट्स यूज्ड टू अलो ओनली दोज मैन हु वर एजुकेटेड एंड हु हैड देयर प्रॉपर्टी। यानी कि कोई ऐसे इंसान जिनके पास एजुकेशन हो, ठीक है, या जिनके पास प्रॉपर्टी हो, केवल वही इलेक्शन में वोट डाल सकते हैं। जो पुअर है, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, जो अनएजुकेटेड है, वो वोट नहीं डाल सकते। तो इसका मतलब जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन तो था ही था,
इकोनॉमिक बेस, सोशल बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी था। केवल कुछ ही लोगों के पास राइट था। दिस मेंट दैट women, poor and illiterate do not have the right to vote. In such a situation, countries used to follow the same rule that made these few men. इसका मतलब केवल कुछ ही लोग, कुछ ही लोग मिलकर के पूरा का पूरा डिसीजन लेते थे। अब कुछ ही लोग डिसीजन लेंगे तो वो तो अपने बेटरमेंट के लिए, अपने फायदे के लिए लेंगे, बाकियों के वेलफेयर के लिए थोड़ी लेंगे, बाकियों की हेल्प के लिए थोड़ी लेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम थी। अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा कि यार भाई, इस कंट्री में काम तो हम भी करते हैं, है ना, ह्यूमन तो हम भी हैं, सिटीजन तो हम भी हैं, तो राइट जो है वो सबके पास इक्वल होना चाहिए, हमारे पास भी वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। तो इसके लिए, राइट टू वोट के लिए उनको फाइट करना पड़ा अपने ही कंट्री के लोगों से, अपनी ही कंट्री की गवर्नमेंट जो कुछ फ्यू पीपल्स, कुछ लोगों के हाथ में थी, उनके अगेंस्ट उनको प्रोटेस्ट करना पड़ा, लड़ाई करनी पड़ी, फाइट करनी पड़ी कि भाई हमें हमारा राइट टू वोट चाहिए। इंडिया के लिए भी आप देखना, इंडिया के अंदर भी आजादी से पहले, बिफोर इंडिपेंडेंस, केवल कुछ ही लोगों के पास राइट टू वोट था। वेरी फ्यू पीपल हैव द राइट टू वोट बिफोर इंडिपेंडेंस इन इंडिया। इसीलिए बाद में जब फ्रीडम की जो फाइटिंग हुई, तो उस फ्रीडम की फाइटिंग के साथ साथ वो फाइटिंग अगेंस्ट इनइक्वालिटी भी थी, असमानता के खिलाफ संघर्ष भी था। सब लोगों के लिए इक्वालिटी लाने के लिए भी वो फाइट थी, सब लोगों को राइट टू वोट देने के लिए भी वो फाइट थी। बहुत सारे हमारे लीडर, महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, इन सब ने इस तरीके के जो अनजस्टिस वाले जो बिहेवियर था ना, इसके खिलाफ उन्होंने अपोज किया, आवाज उठाई, आवाज रेस की, ठीक है। और उन्होंने दे ऑल्सो रेज्ड दिस डिमांड लाउडली, उन्होंने बहुत मुखरता के साथ ये आवाज उठाई, ठीक है। हालांकि इसमें केवल महात्मा गांधी के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने बहुत ज्यादा रोल प्ले किया इस इक्वेलिटी को लाने में। लेकिन एनसीईआरटी में केवल महात्मा गांधी का एग्जाम्पल लिखा हुआ, तो मैं आपको महात्मा गांधी का ही एग्जाम्पल यहां पर समझाऊंगा। Writing in Young India magazine in 1931, Gandhiji said, I cannot bear the idea that a man who has property can vote, but a man who has character but no property or education, he cannot vote. ठीक है, cannot give, or one who works sincerely after sweating all day cannot vote because he has committed the crime of being a poor man. महात्मा गांधी ने सिंपल सी बात ये कही, इसको समझिए, कि इन्होंने कहा कि भाई ये यार एक कोई करेक्ट टाइप का थॉट नहीं है, मैं इस थॉट से एग्री नहीं करता। क्या एक अमीर है, एक बहुत ही रिच पर्सन है, उसके पास प्रॉपर्टी है, वो वोट डाल सकता है, लेकिन क्या रिच होने से वो कैपेबल हो गया? हो सकता है कि वो रिच है लेकिन करप्ट हो, उसके पास इतना पैसा कहां से आया? हो सकता है उसने करप्शन से कमाया हो सकता है वो अनएथिकल हो, कैरेक्टरलेस पर्सन हो। अब ऐसा पर्सन वोट डाल रहा है, ऐसा पर्सन पावर में है, तो ऐसे में वो कंट्री को किस तरीके से संभालेगा? वो तो कंट्री को करप्ट कर देगा। तो इससे मैं एग्री नहीं करता। एक ऐसा इंसान जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन एजुकेशन नहीं है, लेकिन वो उसके पास बहुत ही हाईली डिग्निफाइड कैरेक्टर है, एथिकल पर्सन है, उसको तुम वोट डालने से मना कर रहे हो, ये क्या मतलब हुआ? है ना? तो अगर कोई पर्सन है जो एथिकल है, डिग्निफाइड है, कैरेक्टर जिसके पास है, अगर ऐसा पर्सन इलेक्ट होता है, जीतता है, तो फिर वो ज्यादा बेटर कंट्री के बेटरमेंट के लिए काम कर पाएगा, है ना? तो इसके लिए उन्होंने डिसएग्री किया। तो महात्मा गांधी ने इस तरीके की आवाज उठाई, और ना ही महात्मा गांधी ने, बल्कि महात्मा गांधी के साथ डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने बहुत ज्यादा हेल्प की, सोशल जस्टिस को लेकर के उन्होंने बहुत ज्यादा डिमांड उठाई। अगर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में अगर आप देखोगे, सोशल जस्टिस के लिए सबसे ज्यादा अगर वर्क किसी ने किया है तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर है। ये अलग बात है कि एनसीईआरटी के अंदर पता नहीं क्यों डॉक्टर बी आर अंबेडकर का इतना ज्यादा वहां पर एग्जाम्पल नहीं दे रखा, लेकिन जितने हाईली क्वालिफाइड वो थे और जितना फाइट उन्होंने सोशल जस्टिस के लिए, सामाजिक न्याय के लिए की, उतना और किसी ने नहीं की थी, ठीक है। ये चीज रही। तो इंडिया में हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने डिमांड की, उन्होंने इस चीज को, वो इसको रेस किया बिफोर इंडिपेंडेंस, आजादी से पहले ही, कि हमें इस तरीके की इक्वालिटी चाहिए, इस तरीके के राइट्स चाहिए।
ये ध्यान रखना, nowhere in the world have governments voluntarily shared their power with the people. किसी भी गवर्नमेंट ने, सरकार ने अपनी शक्ति, अपनी सत्ता लोगों के साथ अपनी मर्जी से इक्वली नहीं बांटी, स्वेच्छा से नहीं बांटी। ध्यान में रखना, इसके लिए उनको मजबूर करना पड़ा, उनको बाध्य करना पड़ा, उनको उनके अगेंस्ट फाइट करनी पड़ी, प्रोटेस्ट करने पड़े। थ्रू आउट यूरोप एंड अमेरिका, वुमेन एंड पुअर हैव had to struggle to participate in government functions. आप सोचिए, इंडिया में तो बहुत बात की बात है, उससे पहले जो वेस्टर्न कंट्रीज जिसको हम बोलते हैं, जिनको हम सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक कंट्रीज बोलते हैं, इनिशियल फेज जब वहां पर था तो वहां पर भी डेमोक्रेसी में गरीब लोगों के पास, इलिटरेट पर्संस के पास, कलर्ड पर्संस के पास, विमेन के पास राइट टू वोट नहीं था। उन लोगों को फाइट करना पड़ा सरकार में भागीदारी करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, विमेन्स का समझिए बहुत ध्यान से। द स्ट्रगल फॉर सफरेज बाय वुमेन गेन्ड फर्दर स्ट्रेंथ ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड वुमेन सफरेज मूवमेंट, इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड सफरेज मूवमेंट। इसको समझा तो ये आपके सामने एक सफरेज मूवमेंट की एक फोटो है, पिक्चर है, आप यहां पर देखिए। एक और पिक्चर मैं दिखाता हूं पीछे लेकर के चलकर, ये विमेन देखिए, वुमेन डिमांड इक्वालिटी, समानता। अब इसको मैं समझाता हूं। देखिए जी, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये इसको हम इस तरीके से लिखते हैं वर्ल्ड वॉर 1, ये जब हुई तो उस टाइम तक वोट देने का जो राइट था, कुछ एक दो कंट्रीज को छोड़कर के मैक्सिमम में केवल मैन के पास था, पुरुषों के पास था। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑलमोस्ट वर्ल्ड की सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज, बड़े बड़े देश जो है उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, लिप्त हो जाते हैं, सब वार कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, अगेंस्ट लड़ाई कर रहे हैं। अब वार करना उस टाइम किसको समझा जाता था कि जो मैन है, इंसान है, पुरुष है, वो वार करेगा। अब उसमें वार हुई तो बहुत बड़ी संख्या में कैजुअलिटीज हुई, बहुत बड़ी पॉपुलेशन, आप देखोगे नंबर ऑफ मैन जो है वो वहां पर उनकी डेथ हुई, डाइड, मर गए, घायल हो गए। ठीक है, तो ऐसे में सेना के अंदर लोगों की कमी कर पड़ने लगी, मैन पावर की कमी कर पड़ने लगी। तो कंट्रीज ने क्या किया, देशों ने क्या किया, अपनी कंट्री के अंदर जितने भी मैन, जितने भी अडल्ट मैन होते थे, उन सबको बुला लिया, बोला कि जो भी पर्सन अडल्ट है वो चलो आ जाओ, है ना, आर्मी में, मिलिट्री में, कंट्री की सर्विस के लिए जल्दी से आ जाओ। जो फाइटिंग के लायक वो फाइटिंग करे, जो फाइटिंग के अलावा अन्य अदर काम में सपोर्ट कर सकता है वॉर के, वो उसमें सपोर्ट करे। जब ऐसे में सारे जो पुरुष हैं, मेल मेंबर्स हैं, उनको जब गवर्नमेंट ने अपने पास फाइटिंग के लिए बुला लिया तो बाकी के काम तो छूट गए। अब हॉस्पिटल कौन चलाए, स्कूल कौन चलाए, फैक्ट्रीज कौन चलाए, इंडस्ट्रीज को कौन रन करेगा, क्योंकि कंट्री का डेवलपमेंट भी जरूरी है। ठीक है, अर्निंग तो वहीं से होती थी, फैमिली के अर्निंग के लिए भी वो चीजें करनी जरूर थी। तो ऐसे में कौन बच गए थे उस टाइम, विमेन्स जो थी, महिलाएं जो थी, विमेन, वो वहां पर थे। तो विमेन आगे निकल करके आए, बढ़ करके आए, और उन्होंने कंट्री को संभाला। उन्होंने स्कूल चलाए, बहुत अच्छे से बच्चों को एजुकेशन दी, उन्होंने हॉस्पिटल्स चलाए, अच्छे से हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड की, इंडस्ट्रीज को, उद्योगों को उन्होंने रन किया, और मेल पर्सन से, मैन से ज्यादा बेटर तरीके से उन्होंने रिजल्ट दिखाया। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड होती है तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड होते होते पूरे वर्ल्ड को समझ में आती है कि विमेन के पास कितनी पावर है, महिलाओं के पास कितनी पावर है, जिसको आज तक लोग जो है सेकेंडरी समझते आए थे, मैन जो उनको सेकेंडरी समझते आए थे, खुद विमेन, उनको भी रियलाइजेशन नहीं था कि उनके पास कितनी पावर है। वो भी उनको मान चुके थे कि यार हम तो सेकेंडरी है, मैन ही है वही पावरफुल है, जो कुछ करना है वो मैन ही करे। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने महिलाओं की कैपेबिलिटी को पूरे वर्ल्ड को दिखाया, और उन्हें समझ में आया कि महिलाएं जो हैं, विमेन जो हैं, मैन के मुकाबले किसी भी मामले में कम नहीं है, बहुत पावरफुल उनमें है, सहन शक्ति है, जो चाहे वो काम वो कर सकते। तो उसके बाद जब विमेन्स, महिलाओं को ये पता चलने लगा कि यार वो भी पावरफुल है, तो उन्होंने डिमांड करना शुरू किया। ठीक है, और उन्होंने सफरेज मूवमेंट चलाया कि हमें भी भाई राइट टू वोट होना चाहिए, इक्वल पावर है, इक्वल है, विमेन कंधे से कंधा मिला करके चलती है, हमें कैसे वोट नहीं दोगे।
तो विमेन के उस मूवमेंट के बाद फिर उनको वोट देने का अधिकार मिला। राइट टू वोट जो है उसके बाद उनको मिला। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिए। तो ऐसे ही नहीं मिला, है ना। व्हेन वीमेन स्टार्टेड डूइंग डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क एंड देयर अरेंजमेंट्स, पीपल वर सरप्राइज्ड टू सी व्हाई दे हैड सो मच रॉन्ग स्टीरियोटाइप्स about women and their abilities that women could not do these things। तो सारे के सारे स्टीरियोटाइप्स, रूढ़िबद्ध धारणाएं वो टूटने लग गई। ठीक है, लोगों को आश्चर्य हो गया। तो उसके बाद महिलाओं को, है ना, इक्वली क्वालिफाइड माना जाने लगा कि डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, तो द अलाइज ऑफ वुमेन सफरेज मूवमेंट डिमांडेड द राइट टू वोट फॉर ऑल वुमेन। तो पूरे विश्व में महिलाओं को इक्वल वोट, इक्वल राइट देने की डिमांड की गई। बहुत सारे वहां पर प्रोटेस्ट हुए। इन ऑर्डर टू मेक देयर वॉइस हर्ड दे परफॉर्म देमसेल्व्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बाय टाइंग देमसेल्फ टू आयरन चेन्स। ठीक है, तो महिलाओं को अपने राइट्स के लिए उन्होंने बेड़ियों में जकड़ करके दिखाया। कई बार आप फिल्म देखते हैं, मूवीज देखते हैं, उसमें दिखाते हैं ना, जैसे कई बार गुलामी, एक मूवी देखना, क्रांति मूवी, इस तरीके की कोई ओल्ड मूवी होती है, या कोई ओल्ड सीरियल जिसमें भारत को जब गुलाम दिखाया जाता है, तो आप देखना कि भारत माता उसको जंजीरों में बांध करके दिखाया जाता है कि भारत माता जंजीरों में जकड़ी हुई है, अंग्रेजों ने गुलाम बना रखा है। उस जंजीरों से जकड़ने के लिए हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर थे, वो उनको दूर करने के लिए फिर वो फाइट करते हैं। तो उन्होंने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए, बहुत सारे प्रदर्शन किए, बहुत सारे वो दी, भूख हड़ताल की उन्होंने, है ना, हंगर स्ट्राइक की, जेल गई। उसके बाद राइट टू वोट स्टार्ट हुआ। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, अमेरिका, यूएसए, जो अपने आप को फादर ऑफ फंडामेंटल राइट्स बोलता है, मौलिक अधिकारों का जन्मदाता बोलता है, फादर ऑफ डेमोक्रेसी अपने आप को बोलता है, लोकतंत्र का जन्मदाता बोलता है, वहां पर 1920 में, 1920 में विमेन को वोट देने का अधिकार मिला। 1920, सोचो। तो 1920 से पहले अमेरिका में भी वोट देने का अधिकार नहीं था, सोच रहे हैं, महिलाओं को। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं एक दूसरी सुपर पावर, जैसे अमेरिका सुपर पावर थी, ऐसे एक और दूसरी सुपर पावर जिसने पूरे वर्ल्ड को अपने कंट्रोल में कर रखा था, कब्जे में कर रखा था, जिसको हम बोलते हैं इंग्लैंड, ब्रिटेन। वहां पर 1928 में जाकर के विमेन को वोट डालने का अधिकार मिला। तो ये जो सो कोल्ड डेवलप्ड कंट्रीज हैं, सो कोल्ड सुपर पावर्स थी, वहां पर इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। लेकिन आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज बताता हूं, इन देशों में कॉन्स्टिट्यूशन बनने के काफी सदियों के बाद, कई सौ सालों के बाद महिलाओं के राइट मिले। लेकिन इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इनफोर्स हुआ। इसी दिन से, जिस दिन से हमारा संविधान लागू हुआ, फर्स्ट डे से हमने सबको इक्वल राइट दिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने मैन वीमेन में किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, इक्वल वोटिंग का अधिकार, हर मामले में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड कर दिया। जैसे आप आर्टिकल राइट टू इक्वेलिटी की बात करते हैं ना, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 में राइट टू इक्वेलिटी, ठीक है, समानता का अधिकार, ये दिया गया। इसमें जेंडर के बेस पर किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट किया गया। तो सोचिए, हम एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जो कंट्री अपने फर्स्ट डे से, ठीक है, इंडिपेंडेंस के फर्स्ट डे से वो डेमोक्रेटिक है, वो इक्वेलिटी में बिलीव करती है, सबको इक्वल राइट्स में बिलीव करता है। ठीक है, और यही नहीं, अमेरिका में तो मैं आपको बताता हूं, अगले चैप्टर में या बाद के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, 1960s तक, 1960s के एंड तक कलर्ड पर्संस, जो गोरी चमड़ी के अलावा अलग कलर की स्किन के पर्संस होते थे, उनके पास भी राइट्स नहीं थे। राइट टू वोट, जॉब, हेल्थ, किसी तरीके का राइट नहीं था, डिस्क्रिमिनेशन होता था।
वो तो 1960s में एक बहुत बड़ा वहां पर आंदोलन चला, उसके बाद वहां पर कलर्ड पर पीपल्स को राइट मिले। लेकिन इंडिया के अंदर कास्ट, क्लास, जेंडर, रिलीजन, किसी भी बेस पर किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन गवर्नमेंट, स्टेट जो है वो कर ही नहीं सकता किसी के साथ। और ये फर्स्ट डे ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन जब से हमारा लागू हुआ तब से है। तो हम एक बहुत बेटर कंट्री में, बहुत बेटर उसमें यहां पर रहे हैं। ये चीज आपको समझते हुए चलना है, ठीक है। तो अब आपने इसमें ये देखा कि डेमोक्रेटिक कंट्री का फायदा क्या होता है। डेमोक्रेटिक कंट्री में गवर्नमेंट किस तरीके से वर्क करती है, गवर्नमेंट को पावर किससे मिलता है, ठीक है, लोग किस तरीके से वहां पर अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं। तो यहां से बहुत सारे बेसिकली आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे यूपीएससी में, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाएगी, तो इससे आप बाद की जो चैप्टर से बाद की जो क्लासेज है उनको ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाओगे, 11th 12th की क्लासेस को। और वहां पर जब क्वेश्चन आएगा और जो ऐसे का क्वेश्चन आएगा, निबंध का आएगा, तो वहां पर आप यहाँ की जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो डाल सकते हो, वो अप्लाई कर सकोगे और वो चीजें आप वहां पर बता सकोगे। ये एग्जाम्पल आप डाल सकोगे कि मान लेते हैं कि एक ऐसे आ गया विमेन एम्पावरमेंट या अनइक्वालिटी के ऊपर कोई आ गया, तो उसमें आप को बताना होगा ना, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर कोई आ गया तो आपको वर्ल्ड सिनेरियो में बताना पड़ेगा। तो आप यहां से एग्जांपल डाल सकते हो रेफरेंस देते हुए एनसीईआरटी का, कि भाई विमेन्स के पास राइट टू वोट नहीं था, अमेरिका में 1920 में आया है ना, इंग्लैंड में 1928 में आया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में के उनके जो विमेन के जो वहां पर सेक्रीफाइसेस थे, उनके जो पोटेंशियल था, जो उसके बाद उनको इस तरीके के एक मूवमेंट चला, सफरेज मूवमेंट, उसके बाद इस तरीके का राइट मिला, इंडिया में फर्स्ट डे से मिला। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें बताने के लिए आपके पास एक कंटेंट जो है वो यहाँ पर रहेगा, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ से डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में आपसे मिलेंगे। मेरे जितने भी प्यारे दोस्त हैं, आप क्लास को लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा। मैं ये क्लास एनसीईआरटी की मैं ये मान करके चल रहा हूं कि आप अभी, चाहे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आपने सब कुछ पढ़ लिया हो, या आप चाहे क्लास 6th के स्टूडेंट हो, ये मैं पढ़ा रहा हूं आपको इस दृष्टि से कि आप एकदम बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो से, और आज से पहले आपने ये चीजें कभी नहीं पढ़ी, वो पॉइंट ऑफ व्यू में रख करके जीरो से लेकर के आपको पढ़ा रहा हूं, ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो मजबूत हो सके। बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, वो मजबूत स्ट्रोंग करना बहुत जरूरी है। अगर वो स्ट्रोंग होगा तो आप ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाओगे। तो मेरा जो है वो इसी तरीके से, इसलिए मैं इसको थोड़ा ज्यादा डिटेल में एलेबोरेट करते हुए पढ़ा रहा हूं, और बिल्कुल बच्चे की तरह पढ़ा रहा हूं आपको, कि जैसे कि आप मेरे सामने मेरे छोटे से प्यारे से नन्हे से बच्चे हैं और मैं आपको एक बेसिक सी चीज समझा रहा हूं। तो ऐसे ही करते करते हर चैप्टर में हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। लाइक शेयर करना, और हाँ यार, आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जब लेते हैं, एडमिशन जब लेते हैं, तो यार ये रेफरल कोड भी यूज कीजिए, LYLIVE, LY लाइव कोड अप्लाई कीजिए यार जब भी। तो इसको अप्लाई करेंगे तो फीस में आपको डिस्काउंट तो होगा ही होगा, आपको हमारी पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी। ठीक है, कोड मैं आपको फिर से बता देता हूं, कोड का नाम है LYLIVE, इसको अप्लाई कीजिए। LY लाइव कोड टू सक्सेस बोला जाता है, इसको मैजिकल कोड बोला जाता है। मैजिकल कोड क्यों बोला जाता है समझिए, सभी टीचर्स की क्लास मिल जाती है, फीस में डिस्काउंट हो जाता है, जो भी डिस्काउंट का ऑफर चल रहा है अनअकैडमी पर वो डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, आपको सारी की सारी अनअकैडमी की फैसिलिटीज मिल जाएंगी, और मैं आपको 1-on-1 गाइड करूंगा। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप LYLIVE रेफरल कोड से सब्सक्रिप्शन लेते हैं, एग्जाम पास होने तक गाइड करूंगा मेरे दोस्तों, 1-on-1, कभी कहीं पर फेल नहीं होने दूंगा, परेशान नहीं आने देंगे। और मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को, दोस्तों को 1-on-1 गाइड करता हूँ, वीडियो कॉल पर भी, फोन कॉल पर भी। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको इस तरीके के कुछ वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला, 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 ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। जाइए आप सब लोग ज्वाइन कीजिए, सारी पीडीएफ मिलेंगी, सारे नोट्स मिल जाएंगे, फ्री मिल जाएंगे, मेरे टीम के नंबर भी मिलेगा, मेरे टीम से डायरेक्ट बात कर पाओगे, सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग बात कर पाओगे, कोई भी क्वेरी है सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग डायरेक्ट बात करो, वो आपकी हेल्प करेंगे। सब्सक्रिप्शन के बाद मैं आपको डायरेक्टली गाइड करूंगा, कोड लेकिन याद रखिएगा LY लाइव। तो आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको बेस्ट विशेष, बी पॉजिटिव, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, ईमानदार रहिए, स्टडी करते चले जाइए, लर्न करते चले जाइए, आगे बढ़ते चले जाइए। आप सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं, आप सबको जय हिंद, जय भारत, लेट्स क्रैक इट।